चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिंपल सा इतना समझो कि जस्ट इमेजिन करो एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि जो आपका जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं तो क्या होता है, हम दिमाग में कुछ चीज हमारे डेवलप होते हैं अच्छा ये काम करने का है। उसके बाद आपका मान लो कि आपको अभी मुझे लिखना है तो मेरे ब्रेन में एक प्रोसेस हुई आई हैव टू राइट, देन उसके हिसाब से मेरे हाथ जो मसल्स हैं वो एक्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड देन आई विल राइट। ठीक है, इस बोर्ड पे मैं लिखना शुरू करूंगा। लेकिन अब ये समझो, या इसी तरीके से मुझे कीपैड में कुछ टाइप करने का है तो मेरे दिमाग में एक्टिविटी हुई, देन मेरे जो आपके मसल्स हैं दे विल स्टार्ट एक्टिंग, मेरे फिंगर्स टाइप करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है आपका, तो ये आपका जो दूसरा लेवल था जहां पे कि आपके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे उसको वो क्या कर देता है, साइड कर देता है। वो डायरेक्टली एक्सेस करता है आपको सिस्टम को, यानी कि जैसे अगर मुझे करना है, मुझे टाइप करना है, आई विल जस्ट थिंक इन माई ब्रेन और सिस्टम पे वो चीज क्या होने लगेगी, इट विल स्टार्ट गेटिंग टाइपिंग। इसी चीज को इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी ब्रेन है और कंप्यूटर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वहां पे आपको किसी थर्ड चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको लेकर के चर्चा क्यों है, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है। तो इसके पीछे जो चर्चा का विषय था वो था न्यूरालिंक। अब न्यूरालिंक क्या है, न्यूरालिंक एलन मस्क सब लोग जान रहे हैं उसको। तो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक जो कि इन फील्ड्स में काम कर रही है। इसने क्या किया है, इट हैज सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट। अब जस्ट इमेजिन, अभी तक ये करने के लिए क्या हो रहा था कि अभी तक मान लो वो आपने देखा होगा टीवी उवी में वैसे बहुत सारे ये लगाते हैं ऐसे दिमाग में, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी उसको कहते हैं, EC। तो वो लगा के देन आपको इंटरेक्शन हो रहा था कंप्यूटर के साथ। ठीक है, और भी उसकी टेक्निक्स है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यूरालिंक ने क्या करा, उसको वायरलेस कर दिया। एक चिप दिमाग में होगी, दूसरी चिप सिस्टम में होगी, बोथ विल कम्युनिकेट और काम सारा का सारा हो जाएगा। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को एक स्टेज ये क्या करके ले गए और आगे लेकर। नार्को में मेडिसिन दी जाती है। नार्को में क्या कहते हैं, नार्को एनालिसिस जब कहता है उसमें आपको सेडेटिव्स दिए जाते हैं जिसमें आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है एक तरीके से उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो जो आपके सबकॉन्शियस में है ना वो निकल के बाहर आएगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, माइंड नहीं लगा पाओगे आप, वही निकलता है जनरली। वो आप वो लोग भी जो बहुत नशा करते हैं उन पर काम नहीं करेगा। तो जैसा होता है ना, आदमी कहता है कि भाई जो आदमी नशे में है वो सच ही बोलता है अक्सर, ये आपने सुना होगा। तो नार्को एनालिसिस कुछ इसी तरीके काम करता है। ठीक है, दूसरी तरफ होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, आपने पॉलीग्राफ उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट मांगा होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट आता हूँ, आई विल डिस्कस। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने ये न्यूज आपको करी थी। यूनाइटेड नेशन यूएस FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, इसने अप्रूव करा था कि आप ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हो ऑन दिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, तो उन्होंने जानवरों में टेस्ट किया, उसके बाद दे विल यूज इनसाइड द ह्यूमन। बेसिक आइडिया वही है कि आप क्या करो कि आप वैसे ब्रेन इंप्लांट बनाओ विद एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर ब्रेन कनेक्शंस। अभी तक जैसे BCI कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पिछले 10-20-30 सालों से चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो आइडिया है कि अब आप क्या होता है कि कनेक्शंस जो बनते हैं, कनेक्शन कहने का मतलब कि मान लो हमारे ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है। अभी तक की जो मशीन है, लेट सपोज कि वो 20 एक्टिविटीज को एक साथ में ट्रेस कर रही है, यानी कि अभी भी आप ब्रेन का 10% या 15% एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे हो, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग में ब्रेन के बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। न्यूरालिंक का बेसिक आइडिया ये है कि मैं इसको बढ़ाऊं, आप इसको 100 टाइम्स, तो मान लो कि मैं इसको 2000 या 20,000 एक्टिविटीज को क्या करूं, ट्रेस करना स्टार्ट करूं। जितने ज्यादा एक्टिविटीज को ट्रेस करूंगा एक साथ में, एक्यूरेसी डिवाइस की क्या होगी, उतनी बेहतर होगी। सो इनका पर्पस ये है कि हम डिवाइस की एक्यूरेसी को क्या कर सके, बढ़ा सके। दैट्स द बेसिक आइडिया, और यही इन्होंने करा है। न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन। स्पाइक डिटेक्शन मतलब ये होता है जब हमारे ब्रेन काम करता है, तो ब्रेन काम कैसे करता है, ब्रेन सिंपली क्या करता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। अब उसी को कहते हैं जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत किसी रीजन में ज्यादा हो जाती है तो दैट इज नोन एज स्पाइक, न्यूरॉन स्पाइक। यानी वो न्यूरॉन वहां का आपका काम कर रहा है, वो न्यूरॉन आपका फायर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका न्यूरालिंक था, इन्होंने क्या करा, दे हैव स्टार्टेड इट कि ये ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन जो फायर हो रहा है उसको दे आर स्टडीइंग इट। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन वो लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात, इनका नाम याद रखना, ये आगे आने वाले टाइम में इसका नाम क्या रखेंगे, दे विल नेम इट टेलीपैथी। सो न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ध्यान रखें ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये चल रही है पहले से। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में इनका यूज होता है,
बेसिक इसका बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसने वायरलेस को डेवलप किया है, इसलिए अपने आप में टेक्नोलॉजी अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज आप क्लियर रखें। इसके बाद अगर बात करोगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये मैंने आपको बात बताया सिंपली कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो विद द एनवायरनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एक्टिविटी। यू डोंट नीड, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे मान लो कि सिस्टम ऑपरेट करना है, आई विल सिंपली डू, मुझे लाइट बंद करना है, मेरे लाइट सिस्टम से कनेक्टेड होंगे, मैं सिस्टम को अपना ये करो लाइट बंद करो एंड इट विल बी डन। ऑब्वियसली विल कम ऑन टू इट, हाँ वो विल कम ऑन टू इट, ये चीज होगा कैसे, ठीक है, लेकिन ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक पार्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 डिवाइसेज हैं। एक तो आपका ब्रेन सिग्नल डिटेक्शन डिवाइस लगेगा, यानी जो आपके ब्रेन से सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा होगा। टेक्नोलॉजी मेन पर्पस, मेन यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो यहीं पे हुआ है कि आप ब्रेन से जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको समझने वाला एक डिवाइस लगेगा या एक डिवाइस होगा। दूसरा होगा कि एक कंप्यूटर साथ में आएगा दैट विल प्रोसेस द सिग्नल्स, कि ब्रेन से जो एक्टिविटी आई एक को तो एब्जॉर्ब किया एक ने, दूसरा उसको प्रोसेस कर रहा है, और तीसरा क्या करेगा, एक एप्लीकेशन या डिवाइस जो होगा जो आप कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए कि मैं गाड़ी जो है गाड़ी चला लूं आराम से बैठे बैठे, आई डोंट नीड टू वर्क माई लेग्स एंड हैंड्स। तो एक डिवाइस लगेगी जो कि मेरे और गाड़ी के बीच में कनेक्शन बनाएगा। एक तो गाड़ी हो गई अपने आप में जो जिसको चलना है, वो डिवाइस होगी तीसरी वाली यहाँ पे डिवाइस टू कंट्रोल। दूसरा डिवाइस होगा कि जो मेरे और गाड़ी के बीच में कम्युनिकेशन करेगा, जो कि एक आपका सिस्टम होगा, जो मैं क्या सोच रहा हूं उसको ट्रांसलेट करके गाड़ी को बताएगा तुम्हें कैसे करने का है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया जो आपका कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग द सिग्नल्स है। और तीसरा वो डिवाइस लगा होगा जो उस प्रोसेसर में या उस कंप्यूटर में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको स्टडी करके बताएगा। तो ये आपका जो है ब्रेन सिग्नल डिटेक्शन डिवाइस पहला लेयर। दूसरा लेयर जो कि आपका इंटरमीडिएट लेयर है बिटवीन मी एंड द कार, और तीसरा खुद कार अपने आप में। तो इस तरीके से अगर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आने वाले टाइम में आप ऐसा देख सकते हो कि आराम से बैठ जाओ और गाड़ी चलेगी। तो ये जो है कहानी आपको इस तरीके से देखना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना, इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। डिपेंडिंग, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है कि अगर मुझे गाड़ी चलाना है, जस्ट इमेजिन, और गाड़ी में मैं चाहता हूं कि सामने का शीशा खुला हो, तो क्या होगा, यहां पे मुझे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, वापस से गाड़ी से रिवर्स इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है। मैं चीजों को कंडीशन को देख रहा हूं, आई विल सिंपली कि भाई इधर चलो उधर चलो एंड इट विल मूव। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का आइडिया क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम द ड्राइवर टू द कार। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि उसी कार को मैंने कवर कर दिया, शीशे को कवर कर दिया और सामने में कैमरे लगा दिए और सेंसर लगा दिए। अब क्या होगा, नाउ आई नीड, दोनों साइड से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। एक तो कैमरा एंड सेंसर जो डेटा को ले रहे हैं वो सामने क्या देख रहे हैं वो मेरे दिमाग में वो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं। आई डोंट नीड अ स्क्रीन, वो सेंसर से और वो कैमरा का डेटा वो क्या देख रहे हैं, आई एम डायरेक्टली गेटिंग दैट इमेज इनटू माय माइंड एंड बेस्ड अपॉन दैट जैसे गेम खेल रहा हूं मैं दिमाग में। तो कुछ उस तरीके की कहानी चल सकती है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों हो सकते हैं। दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। तो ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लेट्स सी ये कहां आपको लेके जाती है, बट अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको यही तक कहानी चलेगी। हाँ हाँ, स्टीफन हॉकिंग, हाँ जी हाँ, उनका भी यही था, बीसीआई यूज करते थे वो ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैंने बोला कि बीसीआई कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस इज ओल्डर वन, ठीक है। ये अभी जो है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत ये किया है। तो एक डिवाइस आपको लगी सिग्नल एक्विजिशन करेगी, दूसरा उसका प्रोसेसिंग करेगा, एंड तीसरा जो है वो खुद का आपका कंट्रोल सिस्टम। जैसे आप किसी के हाथ कट गए, हाथ लगाए गए, तो ऑटोमेटिकली काम करे, माइंड से वो कंट्रोल हो जाए। जैसे हमारी हाथ है माइंड से कंट्रोल होती है ना, लेकिन नई डिवाइस जब लगाओगे तो वो नहीं कंट्रोल होंगी, वो फिजिकली कंट्रोल होती है, मैकेनिकली कंट्रोल होती है। तो आप माइंड से उसको क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। दैट्स द बेसिक आइडिया जो कि यहाँ पे आपका चलेगा। अब रह गया कि अब ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए क्या करा जाता है, कैसे आपके ब्रेन के सिग्नल्स उस कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं। तो इसके कई तरीके हैं, मेजर 2-3 हैं। जैसे ये आपका पहला है, बहुत सिंपल सा जो हम यूज करते आ रहे हैं, कई कंडीशन में यूज करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। उस दिन भी आपको क्लास में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के बारे में बताई थी कि 100 साल इसके पूरे हुए इस डिवाइस के बनने के, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, सिंपली इलेक्ट्रोड्स ऑन द स्कार्फ, अपने वो जो फोटो इसमें डालिए कि नहीं डालिए, तो वो उनके जो दिमाग पे आप देखोगे ब्रेन पे ऊपर लगा देते हैं बहुत सारी फोटोज, और उसके बेसिस पे वो डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो दैट्स द, अब यहाँ पे है नहीं फोटो वो एक्चुअली, तो उस दिन वाले फोटो में लास्ट क्लास में जाके देख लेना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में मैंने दिया था कि दे विल पुट डिफरेंट छोटे छोटे रॉड्स रखेंगे एंड दैट विल वर्क, ठीक है। तो ये आपको कहानी जो है
हाँ वो एक्टिविटी करते हैं, नस नहीं, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं तो दे कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये हमने अभी बात करी, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इनका हमारे दिमाग के बीच में चलता है, तो वो उसी सिग्नल को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। दूसरा यहाँ पे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक दूसरा तरीका है, एमआरआई कराते हो, उसमें क्या होता है कि ब्रेन के एक्टिविटी को आप इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस को चैलेंज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो कि ब्लड में ऑक्सीजनेशन लेवल कैसे चेंज हो रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन किन पार्ट्स में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच रहा है, किन पार्ट में कम पहुंच रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, आपका ब्रेन जिस एक्टिविटी को करना चाहेगा, हर एक्टिविटी के लिए ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, तो जो पार्ट ज्यादा एक्टिव होगा वहां पे ऑक्सीजन की खपत क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो सिंपल सा आप उस बेसिस पे पैटर्न को ट्रैक करने का प्रयास करते हो एंड देन अगेन उसको डिवाइस जो है अपने हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। क्या नहीं नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फिक्स हैं, आप कहीं भी नहीं लगा सकते। नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग रॉड्स के अलग अलग ये है कि वो कहाँ चिपकाए जाएंगे, इट्स नॉट कि आप कहीं भी कुछ भी चिपका दो, इट विल नॉट वर्क। हाँ वो दे विल दे नो दिस थिंग। अच्छा इसमें और भी है टेक्निक, जैसे एक और टेक्निक है इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टेक्निक का यूज अभी काफी बड़ा है, तो अब यहाँ पे ये डिवाइस वाइस लगाने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली दे विल प्लेस द इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द स्कल, इलेक्ट्रोड्स होंगे जो एक तरीके से चिप होंगे, वो आपको स्कल के अंदर में क्या कर दिए जाएंगे, इम्प्लांट कर दिए जाएंगे। तो ये कहानी आपको चल रही है इनसाइड दिस बीसीआई, वो चिप आपके साथ कम्युनिकेशन का काम करेगा, वायरलेस डिवाइस की तरह से वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में अब यहीं से कहानी बनेगी, आगे चल के साइबोर्ग बनेंगे। साइबोर्ग देखा है मूवी में, साइबोर्ग, ट्रांसफॉर्मर्स देखा है, तो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में क्या होता है, वो सोच भी रहा होता है, वो मशीन जो है आपकी सोच भी रही होती है। तो अभी तक आपने रोबोट बनाए, ठीक है, अब ये रोबोट आप इसमें धीरे धीरे अभी आप क्या कर रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको ट्रेन कर रहे हो, जब तक ये खुद सीखेगा उसके पहले हो सकता है एक ऐसा स्टेज आए जहां पे ये रोबोट तो हो और रोबोट के साथ मैं अपने दिमाग से बैठ के यहाँ से बैठे बैठे उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ उसको, एंड रोबोट विल एक्ट लाइक कि मैं हूँ, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो हम लोग, हाँ मैं वो कहीं से दूर से बैठे बैठे इट विल एक्ट लाइक कि मैं ही एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो सिंपली उस तरीके से काम करेगा। तो आने वाले टाइम में जो साइंस फिक्शन हम देखते तो कई बार लगता है कि सच भी हो सकता है, पता नहीं, वी डोंट नो, ठीक है। तो ये बीसीआई आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इसको ऑब्वियसली ना, हमने इमेजिनेशन किया कि कहाँ जाएगा, और इमेजिनेशन के बेसिस पे आप क्या करते हो, उस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करने लगते हो। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे अब ये वाला चेयर का ऑटोमेटिकली वो चेयर मूव करे, वो अपने हिसाब से जिधर आप चाहते हो चलता है, एक्टिविटी वगैरह बोल नहीं पाते थे, तो वो जो अपना सोचेंगे दिमाग में उसके हिसाब से वो कहानी क्या है वो काम करेगी, मन से कनेक्टेड होगी। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। लाइट वगैरह का यूज करना तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आपका साथ ही साथ जो बच्चे इसमें इसका फायदा भी है, मान लो जो बच्चे बोल नहीं पाते तो ये सबके लिए फायदा हो जाएगा, जो देख नहीं पाते तो सेंसर्स लगा दो, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो एंड इट विल विजुअलाइज, द ब्रेन विल विजुअलाइज। लेट्स सी कि आगे चल के ये क्या होगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी अब क्योंकि इसकी बात कर ली है तो ध्यान रखना कि न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स आपका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि बॉडी में आपका कंट्रोल करने का काम करते हैं, बॉडी में सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करते हैं, सिग्नल भेजने का, एब्जॉर्ब करने का और उसको प्रोसेस करने का, ये तीनों ही काम जो है आपको न्यूरॉन करते हैं। और भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बट न्यूरॉन्स में जो मेजरली न्यूरॉन्स अपने को देखने हैं वो 3 न्यूरॉन्स पे फोकस रखना, क्योंकि बाकी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। देखो जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स आपको देखो ये जो है आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है सेल में। अब यहाँ पे क्या है कि इस पार्ट को, ये जो इनका लंबा वाला पार्ट है इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और जो ये आपको ऐसे जाली की तरह दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, दीज आर नोन एज द डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन ये 2 मेजर पार्ट होते हैं। अब डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना, ठीक है। और एक्सॉन का क्या है, एक्सॉन का काम होता है डेटा का ट्रांसमिशन करना, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसको ट्रांसफॉर्म करना। ये बेसिक एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और बाकी ये इसका सेल है। अब होता क्या है, हाँ जी हाँ जी, माइंड में भी आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स है इसी तरीके से। अब क्या होता है कि इसीलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है आपके। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो आपका न्यूरॉन्स हैं
ये बहुत टाइप के होते हैं, बट कुछ अलग अलग टाइप के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे उनको डिफाइन किया जाता है। जैसे एक है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से क्लियर है, ये क्या कर रहे हैं, दे आर सेंसिंग द इंफॉर्मेशन, यानी ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि यहां से आपका जो आपके आईज हो गए, ईयर्स हो गए, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, दे विल गेट दैट एंड इसको लेके कहां तक जाएंगे, दे विल टेक दैट टू ब्रेन। तो ये आपका इनपुट डिवाइस का काम कर रहे हैं। जो आपका इंफॉर्मेशन आ रही है, इनपुट डिवाइस तो आपकी आंखें हो गए, बट इनपुट होने के बाद उस डेटा को प्रोसेसिंग तक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाने का जो काम है, दैट इज डन बाय दिस सेंसरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं कभी भी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज योर ब्रेन प्लस द स्पाइनल कॉर्ड। ये टर्म ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम अगर हम बोल रहे हैं तो नॉर्मली हम ब्रेन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, बट अगर कभी भी बात करी जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ब्रेन प्लस द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड समझ रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे वाला, ये कनेक्टेड है आपका, ठीक है। ये आपके मोटर जो आप मूवमेंट करते हो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को मिलाकर के क्या कहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों को मिलाकर के, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम आपका इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना, उसको ब्रेन तक पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन्स का काम है, आपने ये आपको डेटा पहुंचा, डेटा पहुंचने के बाद अब आप क्या करोगे, आपने उसको प्रोसेस किया, दिमाग में और भी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, उन्होंने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अब दिमाग ने फैसला लिया कि मुझे हाथ मूव करने का है, तो वो हाथ मूव करने के लिए फिर से इंफॉर्मेशन ब्रेन से इस हाथ तक जाना चाहिए, जो कि उसको कराएगा, वो काम आपका कराएंगे मोटर न्यूरॉन्स। देखो, पहला है कि हमने देखा, या मान लो मेरे पे यहाँ पे मच्छर काटा, तो पहला फेज आपका मच्छर का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा, चलो देखा नहीं आपने, यहाँ से आपको पहुंचाया आपके सेल्स ने कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स ने पहुंचाया, स्किन ने पहुंचाया आपको, तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम किया। ये इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन में गई, ब्रेन ने उस डेटा को प्रोसेस किया कि चल क्या रहा है, एंड देन तीसरा इंफॉर्मेशन क्या होगा, प्रोसेसिंग करने के बाद आपका ब्रेन कहेगा हाथ को कि भाई यहाँ से थोड़ा सा झटको इसको, मच्छर उड़ के भाग जाएगा। तो ये जो तीसरा आइडिया था कि अब इसको वापस से बोलो हाथ को कि आपको मूव करने का है, दैट विल बी डन बाय दिस मोटर न्यूरॉन, वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से लेके जाएगी आपको। और दूसरा जो है यहाँ पे तीसरा न्यूरॉन जो है दैट इज द इंटर न्यूरॉन्स, ये आपका एक तरीके से इंटरमीडिएरी है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग का काम करती है डेटा का, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन ने कुछ प्रोसेस किया, अब ब्रेन को वो खबर देनी पड़ेगी स्पाइनल कॉर्ड को कि भैया आप थोड़ा अपने हाथ को मूव कराओ, तो दैट विल बी डन बाय दिस इंटरन्यूरॉन्स है। तो इंटरन्यूरॉन सिंपली याद रखना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन तो मैसेंजर हुआ, तो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया, तब हमें एक्टिविटी की है। ब्रेन आपका नॉट ओनली अ मैसेंजर, ब्रेन आपका पूरी के पूरी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये पूरा का डेटा आना, डेटा को रिसीव करना, प्रोसेस करना, उस पर फैसले लेना, ये सारा काम ब्रेन कर रहा है। न्यूरॉन्स, ये जो पार्टिकुलर न्यूरॉन्स हैं, ये मैसेंजर का काम कर रहे हैं, ये ब्रेन के खबर को पहुंचा रहे हैं। ब्रेन जो है सब कुछ एनालिसिस वगैरह सब कुछ करने का काम जो है वो ब्रेन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप देखोगे न्यूज चैनल्स में होता है, न्यूज चैनल्स में क्या होता है कि आप जैसे अलग अलग जगहों से रिपोर्टर हो रहे हैं, वो क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको एनालिसिस वो नहीं कर पाते, वो सिंपली बताते हैं कि भैया ये घटना हुई है। अब कंट्रोल रूम में चला जाएगा वो, और कंट्रोल रूम में एडिटर बैठे होते हैं, दोस एडिटर्स आर द ब्रेन। वो डेटा को एनालाइज करेंगे, वो पैटर्न्स को पकड़ेंगे, चीजें क्या हो रही हैं, वो रिसर्च करके आपको देंगे डेटा, और फिर बाद में सब कुछ हो गया तो यहाँ पे कोई ना कोई होगा जो न्यूज रूम में उसको प्रेजेंट कर रहा है, सिंपली वो पढ़ रहा होगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में सारी कहानी है। तो ब्रेन आपका क्या कर रहा है, वो एडिटर इन चीफ है, वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन ले रहा है और प्रेजेंटर को बोलेगा भाई ऐसे को प्रेजेंट करने का है। तो कुछ ऐसे कहानी जो है आपकी ब्रेन चलती है, ठीक है। तो इसको, इसकी कहानी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप बात करोगे, तो जैसे ये मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या था, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना हाथों तक या मसल्स तक। तो इसके लिए, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि इसके एक्सम्स का साइज जो है वो थोड़ा लंबा होता है, इसके डेंड्राइट्स के साइज थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर सेंसरी न्यूरॉन्स को देखोगे तो सेंसरी न्यूरॉन्स में इनका साइज थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, इसके डेंड्राइट्स आपको काफी बड़े दिखेंगे, क्योंकि इसको सेंस करने काफी जगहों से। तो ये जस्ट अ बेसिक आइडिया होता है इनके बीच का। और तो कौन सा,
ये बस इन्होंने कुछ ये करने का दिखाया, वैसा कुछ होता नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो फोटो वोटो में उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे आप बात हो ही रही इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी की, बात हुई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात हुई, एक नई टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया है जिसका नाम है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, BEOSP, काफी लंबा सा नाम है। अब जो है, अभी आपने बात करी कौन सी टेस्ट की, पॉलीग्राफ टेस्ट की। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, सिंपली पॉलीग्राफ टेस्ट में आपके ब्रेन में वही इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, वही डिवाइस लगा दी गई, वो आपके ब्रेन एक्टिविटी को मेजर कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपके हार्ट बीट, हार्ट पे और ये पे, तो अलग अलग जगहों पे इसको कनेक्ट किया जाएगा। देखो इसके फिक्स लोकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट करने का है, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट बीट पे, आपके हार्ट पे अलग अलग लगाए जाएंगे, आपके वेन्स में क्या ब्लड का फ्लो हो रहा है, और वो लगा के आपके सिस्टम को बिठा दिया जाएगा। अब पॉलीग्राफ टेस्ट में होता क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट में सिंपली सवाल पूछे जाते हैं, बेटा तुम यहाँ गए थे, तुम बोलोगे हाँ, तो एक एक्टिविटी होगी, सिस्टम पे कुछ ग्राफ बन के आएगा। तुम बोलोगे ना, तो कुछ और ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। अब उसमें से अगर तुमने सच बोला होगा तो ग्राफ का कंडीशन कुछ और दिखेगा, और ना बोलोगे तो ग्राफ का कंडीशन कुछ और बनेगा। अब वो किस बेसिस पे हुआ कि हाँ, बॉल पुराने वाले मूवी में बल्ब जलता था, हाँ मूवीज में बल्ब जलता था, हो सकता है पहले टाइम में बल्ब हो सकता है ग्रीन, वो देखने में। अब मान लो ग्राफ कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसको बता दो सिंपली ग्रीन है रेड बोले तो करंट बनाया जा सकता है ना, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम कोई चीज सच बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, दोनों कंडीशन में ब्रेन की एक्टिविटी अलग तरीके से काम करती है। अब ब्रेन की एक्टिविटी तो समझना मुश्किल है, लेकिन हार्ट की एक्टिविटी सोच लो। पिताजी है, ठीक है, उसने बोला कि बेटा कुछ छोटा बच्चा उसने पैसे चोरी किए हैं, बोला बेटा पैसे निकाले हो यहाँ से। अगर उसने नहीं निकाले होंगे तो उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल रहेगी। हाँ बोलेगा वो, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। भाई कि मैंने प्रेशर नहीं आ रहा ना, उसको एक्टिविटी चेंज हो रही है ना। लेकिन अगर उसने वो झूठ बोलेगा तो उसका दिल जो है जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये हार्ट के बेसिस में मैं बता रहा हूँ। तो ब्रेन में भी हमारी एक्टिविटी दूसरे तरीके की होती है। आपको भी सच बोल के देखना, झूठ बोल के देखना, खुद महसूस होगा आपको। एक्टिविटी डिफरेंट होगी। तो यही बेसिस पे अब क्या किया जाता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आपको किए जाते हैं। लेकिन अगेन इसमें केवल और केवल हाँ ना के सवाल होते थे। इसमें आपको बताने नहीं दिया जाएगा, आपको बोलने की अनुमति नहीं है। आपको सिर्फ बोलना है हाँ या ना। मैं 10-20 सवाल लिख के लेके आऊंगा, मैं पूछना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तुम केवल हाँ और ना बोलोगे, उस बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको हाँ या नो बोलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे तो फिर वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए तो मैं बोला ना कि पॉलीग्राफ टेस्ट एक्यूरेट नहीं होते। नहीं, चोर वगैरह जो नॉर्मली मैंने बताया ना कि नॉर्मली कोई झूठ बोलने की किसी की बात होती है, वो दिन भर में 100 झूठ बोलता है, तो उसको लिए वो नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। तो बोलते हैं कि वो हार्ड एंड क्रिमिनल हो चुका है, उसको पता है कि कुछ नहीं, और वो टेस्ट से गुजरा है। तो इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट को आराम से, कई दफा, नॉट आराम से, बट इसके रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा ये लोगों में ये नहीं है कि ये सही होता है। बट हाँ, एक टेक्निक है, कम से कम लोगों में डर तो बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसे काम करता था। अब इन्होंने कहा कि अब देखो ऐसे करने का कोई नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक नई टेक्निक को डेवलप किया है। यहाँ पे क्या करेगा कि बीओएसपी न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंटरोगेशन है। पहली चीज ये मेथड ऑफ इंटरोगेशन है, सेम जो आपका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ करता था उसके जगह पे एक नई टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया। अब इसमें होगा क्या कि मान लो, जैसे मान लो, जस्ट आई एम टेकिंग द रेफरेंस कि अभी कोलकाता रेप वाला का केस चल रहा है। अब एक मैं उसको हाँ ना के टर्म्स में पूछ रहा हूं, मान लो किसी को इंटरोगेट कर रहा हूं, तो एक अलग कहानी। दूसरा कि मैं क्या करूं, उसको उस केस से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाऊं, सवाल उससे पूछूं ही ना, कुछ इमेजेस सुनाऊं, कुछ इमेजेस दिखाऊं, कुछ ऑडियो क्लिप सुनाऊं, कुछ इस तरीके की चीजें, ठीक है। मान लो विक्टिम, तो विक्टिम का मैं फोटो उसके सामने या कोई अच्छा वीडियो। अब डिपेंडिंग अपॉन कि उस विक्टिम के साथ मेरा क्या रिलेशन रहा है, क्या रिलेशन मतलब क्या एक्ट मैंने किया है, मेरे ब्रेन की एक्टिविटी अलग तरीके से काम करेगी। सिंपल सी बात है ना। आप अगर किसी अपने जानने वाले के बारे में या किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है, और दूसरा कि किसी को आप जान ही नहीं, बिल्कुल कोई ये नहीं, तो दोनों केस में आपकी ब्रेन अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करेगी।
तो यहाँ पे स्टिमुली का मतलब वही है कि आप जिसके बारे में जानना चाहते हो उससे जुड़ी कोई भी चीज हो सकती है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको दिखाया जाएगा। और जब दिखाया जाएगा स्टिमुली को, तो फिर आपके ब्रेन के अंदर में कुछ चेंजेस चलेंगे, ब्रेन किसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। अब वो जो रिस्पॉन्स करेगा ना, उसको वो मैप करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से जा रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, क्रिमिनल्स क्राइम तो कर देते हैं, एंगर में कर देते हैं। एंगर में अगर उन्होंने क्राइम किया है, जिसके खिलाफ गुस्सा रहा है, तो दोबारा से उसको सामने उसकी फोटो ले आओ या किसी तरीके से, उनके दिमाग में एंगर वाला पोर्शन फिर से वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये कहानी होगी। या किसी पे मार दिया और मारने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये गलत कर दिया मैंने, आपके अंदर में वो ग्रीफ वाली भावना, ये मेरे से गलती हो गई, दोबारा उसके सामने ले आओगे तो आपका ग्रीफ वाला पोर्शन क्या होगा, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो इस बेसिस पे वो मैप करेंगे और मैप कर करके दे विल ट्राई टू गेट कि ये क्या एक्टिविटी चल रही है। तो अगेन ये नॉर्मल पुलिस वाले नहीं कर सकते, दे आर स्पेसिफिकली ट्रेंड फॉर दिस। अच्छा पकड़ लेना है। ठीक है, सो ध्यान रखना, इट इज कैरीड आउट यूजिंग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेक्नोलॉजी। कहानी वही है, अभी भी ब्रेन में रिस्पॉन्सेज चल रहे हैं, बट वो ट्रेडिशनल हाँ ना की जगह पे अब यहाँ पे स्टिमुलस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे आपका चल रही है। सो इट डजंट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, वो कहानी यहाँ पे नहीं होगी, यस और नो वाले सवाल नहीं चलेंगे। तो बस इसका नाम याद रखना और कुछ नहीं। ये है क्या रिसेंट में, क्या क्यों इसका यूज हुआ है? तो ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज किस तरीके से आपके ब्रेन में चल रही है, उसका प्रोफाइल क्या बन रहा है, इस बेसिस पे आप क्या करोगे, इंटरोगेशन की ये नई टेक्निक को डेवलप। ठीक है, देखते हैं आने वाले फ्यूचर में ये कहां तक जाती है, बट अभी के लिए कुछ कहानी आपकी इसी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज आपके डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करेंगे, दैट्स द बेसिक आइडिया। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ी हुई एक टेक्निक चल रही है जिसको कहा जा रहा है बायो कंप्यूटर्स। अब बायो कंप्यूटर्स क्या है? बायो कंप्यूटर्स एक, इसके पहले एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनॉइड। पहली चीज ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड क्या है? ऑर्गेनॉइड वो टिश्यूज हैं जिनको कि लैब में ग्रो किया गया है। ठीक है, दीज आर द टिश्यूज grown artificially, ठीक है, दीज आर द टिश्यूज ग्रोन आर्टिफिशियली इन द लैब। यानी कि लैब में मैं हार्ट बना सकता हूँ, लैब में मैं लिवर बना सकता हूँ, लैब में मैं ब्रेन भी बना सकता हूँ। और वो ब्रेन ऐसा नहीं है कि वो बस प्रोटोटाइप, वो ब्रेन काम कर रहा है, वो न्यूरॉन से बना है। ठीक है, तो जिस तरीके से नॉर्मल ब्रेन ह्यूमन का काम करेगा, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल ब्रेन भी काम करेगा। तो ये उस ब्रेन की, उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी है, उस ब्रेन को मैंने डेवलप किया है, इन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनॉइड। अब ये जो ऑर्गेनॉइड हो, इनकी अपनी इंटेलिजेंस है, तो इसलिए ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस नाम दिया गया। तो नेचुरल ब्रेन की कुछ इंटेलिजेंस है, वो कुछ चीजें कर सकता है, कुछ चीजों को समझ रहा है। नॉट ओनली ब्रेन, कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट है, उसके अंदर में कुछ उसकी इंटेलिजेंस है। आपका हार्ट जानता है कि भाई मुझे कब क्या पंप करने का है, ठीक है, उसके अंदर कुछ तो इंटेलिजेंस है। अगर वो ब्रेन से एक्टिविटी कुछ ट्रांसफर हुआ उसको कि ये काम करने का है, तो ब्रेन कम से हार्ट उसको रिएक्ट तो करता है, यानी देयर इज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इनसाइड इट। तो इसी तरीके से ऑर्गेन को जब आपने लैब में ग्रो किया, इस ऑर्गेन के अंदर में भी उस तरीके की इंटेलिजेंस आप डेवलप करते हो, क्योंकि उसको उसी तरीके से आपने ग्रो किया, वो सेल से ही ग्रो किया है। अब क्या होगा कि लेट सपोज ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे मैं कैमरा लगा दूं, और कैमरा में क्या इमेज आ रहा है इसको प्रोसेस करने के लिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊं, और कंप्यूटर के सामने बात बैठ के यहाँ पे रिस्पॉन्स करूं कि अगर मुझे ब्लैक दिखे तो ऐसा करना, यहाँ पे कोई मुंह ढके दिखे तो यहाँ पे रेड वाला बटन दबा देना। एक सिस्टम में तैयार कर सकता हूँ इसको। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और इसके जगह पे मैंने ह्यूमन ब्रेन को लगा दिया, सेम विद द सेम इंस्ट्रक्शन। ये कैमरा से डेटा ले सकता है, और कैमरा से डेटा लेकर के ये क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन किसमें क्या इंफॉर्मेशन, कैसे इसको रिएक्ट करने के लिए मैंने फीड किया है, और उसको अगर दिखता है कि कोई मास्क पहने आदमी है तो ये क्या करेगा, इट विल पुट द रेड बटन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डिवाइसेस को, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और आपका जो ब्रेन है, ये आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइज जो आपने बनाए हैं, दोनों को आप एक साथ फिर क्या करो, कनेक्ट करो, और इनको ब्रेन को ही यूज करो एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तक आप अलग से सीपीयू या मशीन्स को लेके आ रहे हो, वो काम आप ब्रेन के थ्रू करा रहे हो या किसी ऑर्गेन्स के थ्रू करा रहे हो। इन्हीं को क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज द बायो कंप्यूटर। तो बायो भी है और कंप्यूटर भी है, दोनों है मिले। तो ध्यान रखना, बायो कंप्यूटर्स इन्वॉल्व ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन द लैब, कनेक्टेड, लैब में ही इनको ग्रो किया गया, बट कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड सेंसर्स, कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड सेंसर। तो सेंसर का काम यहाँ पे कैमरा ने कर दिया, ठीक है, और उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो काम था वो ब्रेन कर रहा है।
और ये ब्रेन नॉर्मल ब्रेन नहीं, इसको लैब में बनाया गया, इसी काम के लिए बनाया गया। सिंपल सा मतलब ये समझो कि जो हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, ये मशीन, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है, ये 0 और 1 की भाषा को समझता है। इसके काम करने का तरीका है जो आपका ALU आपने पढ़ा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा है, ये लॉजिकल यूनिट है, उसके बेसिस पे काम कर रहा है। लेकिन ब्रेन के काम करने का टेक्निक अलग है, ठीक है, वो न्यूरॉन के बेसिस पे काम करता है, उसके काम करने का टेक्निक अलग है। तो आप जो ब्रेन के काम करने का टेक्निक है ना, आप उस टेक्निक को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एंड दैट इज नोन एज द बायो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये टर्म आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भी आप सिंपली, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द हाइब्रिड बायो कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म टास्क लाइक वॉइस रिकॉग्निशन। हाइब्रिड बायो कंप्यूटर पे क्या होगा, एक सेंसर लगा होगा जो आवाज को सेंस करेगा, और यहाँ पे जो आपका हाइब्रिड बायो कंप्यूटर जो ब्रेन बनाया है, आपने डेवलप किया है, इट विल सेंस की आवाज किसकी। ठीक है, तो अभी अगेन दिस इज इन द इनिशियल स्टेजेस, बट आने वाले टाइम में ये भी आपको ग्रोन करते हुए दिखेंगे। तो एक बात हो रही है जहां पे BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वहां पे क्या हो रहा है, BCI वाले में आपका प्रोसेसिंग यूनिट अलग है, वो कंप्यूटर है जो अलग से जो चीजों को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ब्रेन ऐसा ग्रो किया जो प्रोसेसिंग का भी काम करेगा। तो हो सकता है किसी का ब्रेन खराब हो गया, उसको निकाल के उसमें अच्छा लैब में बनाया हुआ ब्रेन आप डाल दो फ्यूचर में, इट विल एक्ट, यू डोंट नो फ्यूचर। अगेन साइंस एंड टेक में ध्यान रखना, अगर कभी सवाल पूछे कि ये पॉसिबल है क्या, वो पॉसिबल है क्या, तो मैक्सिमम टाइम आंसर 90-95% केसेस में अगर कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है। तो ऐसे में ड्रिल लगे सेम ऑब्वियसली वो आपको बन ही रहा है ना, आज के डेट में बनाए जा रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही जो आपका CPU है, वो CPU जो है वो ब्रेन होगा, वो और ब्रेन विल एक्ट, सिंपल सी। इसके आगे ऑर्गेन चिप्स या ऑर्गेन ऑन चिप्स। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो जैसे मैंने एक चिप डिजाइन किया, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, अलग अलग चीजों को कर रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक चिप बनाया, और चिप का एक हिस्सा स्किन का काम करेगा, एक हिस्सा किडनी का काम करेगा, एक हिस्सा ब्रेन का काम करेगा, लीवर का काम करेगा, हार्ट का काम करेगा। और ये जो चीजें मैं पूरे के पूरे ह्यूमन पे अलग से टेस्ट करना पड़ता मुझको, मैं वो ह्यूमन पे टेस्ट ना करके मैं इस चिप पे ही टेस्ट करता, चाहे वो दवा हो या कोई भी एक्टिविटी हो या कोई बीमारी हो, पैथोजन टेस्ट करना हो, तो मैं इस पे टेस्ट करता। तो यहाँ इसको कहा गया है दिस टेक्नोलॉजी इन्होंने द ऑर्गेन ऑन चिप्स। अब ये काम कैसे करता है, देखो सिंपल सी बात है, इसको कंट्रोल करने, हालांकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है इसके बनने में, लेकिन इसका जो बेसिक्स है काम करने का, इसमें क्या होगा कि अलग अलग पार्ट्स में हमारे ही जो सेल्स हैं, जैसे मान लो कि आपका स्किन का सेल अलग होगा, तो इस पोर्शन में स्किन के सेल है, उसके थ्रू उसको बनाया गया है। ये लंग का पोर्शन है, तो यहाँ पे लंग वाले सेल आपको यहाँ पे डाले गए हैं, यहाँ पे किडनी है तो किडनी वाले सेल डाले गए। ठीक है, और इनको कनेक्ट किया गया है थ्रू अ नेटवर्क, फ्लूइड्स के थ्रू, हमारे बॉडी में नेटवर्क है, ब्लड नेटवर्क है, लिम्फ नेटवर्क है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे भी आपको क्या है, फ्लूइड्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया। और फिर इनका रिस्पॉन्स देखा जाएगा किसी ड्रग के खिलाफ या पैथोजन के खिलाफ, ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये एक तरीके से टेस्टिंग है, टेस्टिंग के लिए आपको ये स्पेसिफिक चीजें क्या करी गई हैं, बनाई गई हैं, इन्हीं को कहा गया है ऑर्गेन ऑन चिप्स। तो आप नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट ऑर्गेन जो आपके काम कर सकते हैं, वही काम वो चिप भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सम केसेस, बहुत लिमिटेड वे में, बट वो काम जो है आपका किया जा सकता है। तो ध्यान रखना ये है क्या, सिस्टम विद इंजीनियर्ड और नेचुरल टिश्यू, दोनों तरीके से टिश्यूज हो सकते हैं इन द माइक्रोफ्लूइड चिप्स। माइक्रोफ्लूइड, यहाँ पे आपको फ्लूइड को ही कंट्रोल किया था, ये ध्यान रखना, क्योंकि फ्लूइड के थ्रू ही आप क्या करोगे, ऑक्सीजन दोगे उस सेल को, फ्लूइड के थ्रू ही आप उसको अलग अलग आप जो मिनरल्स वगैरह है वो ट्रांसफर करने का काम करोगे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, दे मिमिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, दोनों काम कर सकते हैं, जो आपके नॉर्मल ह्यूमन ऑर्गन्स करेंगे वही काम जो है ये दे कैन डू दिस थिंग। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे सेल इन्वायरमेंट्स को मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि आप फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाओ घटाओ, आपको टेस्ट करने के, अच्छा ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, आप जो फ्लूइड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दो, नाउ यू विल गेट टू नो कि क्या होगा वहां पे सेल में, आप एक्टिविटीज को मेजर करोगे क्या हो रहा है वहां पे, आपको पैथोजन या कोई स्पेसिफिक, मान लो कि भाई ज्यादा शुगर खाने से क्या होता है, आप उस फ्लूइड में शुगर की मात्रा बढ़ाओ एंड जस्ट सी कि वो ऑर्गन्स कैसे रिएक्ट करना है, आपकी क्या हो गई, टेस्टिंग आसान हो गई। तो इसीलिए ध्यान रखना कि सेल इन्वायरमेंट को आराम से मेंटेन किया जा सकता है थ्रू दिस माइक्रोफ्लूइड्स, आसानी से इसको किया जाता है। ठीक है, सो फ्लूइडिक चैनल्स फॉर ब्लड एयर फ्लो, यहाँ पे आपको कहानी चलेगी, और यहाँ पे बेसिक आइडिया यही है कि आप बायोलॉजिकल सेल्स के साथ क्या कर सकोगे, एक्सपेरिमेंट कर सकोगे या टिश्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, बट आउटसाइड द बॉडी। अब नई ड्रग मैंने बनाई, उस ड्रग को मुझे टेस्ट करना है, तो ह्यूमन पे टेस्ट करना पड़ेगा भाई, ह्यूमन को देना होगा। अब हो सकता है उसके अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करे उस ड्रग के खिलाफ,
तो कौन आपकी अपनी बॉडी देगा टेस्ट करने के लिए जब तक कि वो 100% अगर फिट है? तो आप क्या करोगे, आप यू विल ट्राई टू सी कि वो ऑर्गेन ऑन चिप्स लेके आओ, पहले उस पर टेस्ट करो कि अलग अलग तो जो दवा है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे कैसे रिएक्ट कर रही है। वंस वहां पे आपको ठीक हो गया, देन आप ह्यूमंस की तरफ लेके जा सकते हो। तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या करी जा रही है, डेवलप करी जा रही है, एंड दिस इज नोन एज द ऑर्गेन ऑन चिप्स। ठीक है, तो ये अगेन ऑर्गेन चिप्स या ऑर्गेन ऑन चिप्स नई टेक्नोलॉजी जो आपको देखने मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा जो आपको बार बार रहती है, देखो यहाँ पे अगेन मैं आपको सीक्वेंस में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज जैसे जैसे आते गए हैं मैंने उसी तरीके से कलेक्ट करके रखा हुआ है, एंड आई ट्राइड की आपको उसी फॉर्म में दे भी दूं। ठीक है, अगला जो है दैट इज द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये काफी कॉमन है, इस पे हो सकता है आपको मेंस में भी अगर आप बैठोगे किसी एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या जो है आज की डेट में बन चुकी है। तो सबसे बड़ी बात की एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होती क्या, हमने थोड़ी सी बात करी थी जब मैं आपको टीबी के बारे में बता रहा था, राइट। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है कि जैसे जो आपके माइक्रोब्स हैं, जो भी पैथोजेन है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरसेज हैं, फंजी हैं, कोई भी, आप उसको पहले क्या करते थे, कुछ दवा देते थे, इट यूज्ड टू गेट किल्ड, खत्म हो जाती थी कहानी। बट धीरे धीरे उनमें भी एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई, अब जो पहले उन पे दवाएं काम करती थी अब वो दवाएं उन पे काम नहीं कर रही। इसी चीज को क्या कहा था, दैट इज नोन एज द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है ये इनमें डेवलप हो चुकी है। अब यहाँ पे क्यों बात हो रही है, क्योंकि इसकी चर्चा मैं कर क्यों रहा हूं, तो ध्यान रखना कि ग्लोबल जो WHO है एंड ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, ये दो इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के एक रिपोर्ट निकाली है और बात करिए कि भाई आने वाले टाइम में अपने को नए एंटी माइक्रोबियल एंटी जो वायरल ड्रग्स हैं इनको डेवलप करना होगा, एंटी माइक्रोबियल ड्रग को डेवलप करना होगा। यहाँ पे इन्होंने बात करी है G7 कंट्रीज को खास करके, क्योंकि वहां पे नॉर्मल अवेलेबिलिटी होती है, ड्रग की काफी इजीली मिल जाती है, और इसी वजह से लोगों में AMR जो रेसिस्टेंस है वो भी काफी हाई है, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है वो हाई है। अब ध्यान देखना, ग्लोबल AMR R&D ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, कुछ नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के फील्ड में काम कर रही है। देखो एक बड़ी समस्या है कि आज से पिछले 30-35 सालों में कोई भी नई ड्रग नहीं बनाई गई है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। जो भी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो पुरानी है, 30-35 साल पुरानी है, और धीरे धीरे वो ड्रग जो है वो नाकाम होते चले जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि 20-25-30 साल बाद ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हम ऐसा ऑपरेशन कर ले, किसी घाव को ही ऐसे नॉर्मली ट्रीट कर ले, लेकिन हम उसको इन्फेक्शन से नहीं बचा पाएंगे। होता क्या है कि जब आपको ट्रीटमेंट करी जाती है, मान लो कि आपको कोई घाव हुआ, छोटा सा घाव हुआ, तो डॉक्टर क्या करता है, उस घाव को निकाल लेता है, घाव को काट के उसने अलग कर दिया, जो भी उसका नॉर्मल पार्ट है उस पर थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह करके आपको दे देता है घर, और साथ में आपको दे देता है क्या, आपको दे देता है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। अब उसको दे दिया, अब उसमें क्या होगा कि बॉडी आपको नेचुरली हील कर रही है, उसको वो ठीक कर लेती है बॉडी, लेकिन उसमें दिक्कत कब आ सकती है, जब अगर उस पर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का या वायरस का उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा तो पता चलेगा फिर वो घाव फिर से बढ़ना शुरू हो गया, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर ने उस घाव को बाहर निकाल दिया और आपका चीरा लगा दिया, और चीरा लगाने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स दे देता है ताकि उस पर फिर से किसी बैक्टीरिया का ये का इन्फेक्शन ना हो, और धीरे धीरे इन्फेक्शन नहीं होगा तो आराम से क्या हो जाएगा, आपका घाव सूख जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाए धीरे धीरे, जैसे हमने बात करी कि अब जो बैक्टीरियाज हैं या वायरसेज हैं इन पे इन दवाओं का असर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, छोटा सा भी चीरा लगा अब वो ठीक ही नहीं होगा जल्दी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने चीरा लगाया अब आपको वहां पे बैक्टीरिया, ऑब्वियसली आपका फ्लूइड सरफेस है, उस तरह की चीजें हैं, तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं वहां पे, अब वो वहां पे जाके अट्रैक्ट होंगे, वो आपको इन्फेक्ट कर देंगे। अब उस बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपके पास दवा नहीं। अब ऐसा हो जाए तो सोचोगे कितनी बड़ी त्रासदी जो है ये वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगी कि आप छोटी से छोटी बीमारी को भी ट्रीट नहीं कर पाओ। छोटी सी जुकाम भी हो गया, यू डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर दैट, क्योंकि वो बैक्टीरिया मरेंगे ही नहीं। तो इसीलिए आज के डेट में पूरी दुनिया का फोकस है कि भाई हमें जो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पे काम करने का है, हमें नई ड्रग को डेवलप करना है, क्योंकि पुरानी जो ड्रग है वो अब नाकामयाब हो रही है, और इसीलिए आपका ग्लोबल AMR R&D हब को जो है वो बनाया गया है। तो ध्यान रखना, इट एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। तो सारे देश जो है मिलकर के, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के, वी नीड टू फाइंड कि हम लोग जो क्या करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। उसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज होता है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच की कहानी मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या, सिंपली कि केवल आप ह्यूमन के हेल्थ को बचाने की बात कर रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल।
आपको अगर ह्यूमन के हेल्थ की ध्यान रखनी है, ह्यूमन के हेल्थ को इंप्रूव करना है, आपको एनिमल हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको अपने इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इनका फोकस यही है कि हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को एड्रेस करने के लिए कई फोकस पे पोर्शन में फोकस कर सकते हैं। एक पोर्शन हो सकता है कि नई मेडिसिन को डेवलप करें, दूसरा पोर्शन हो सकता है कि नई डिजीज को उभरने से रोकें। नई डिजीज को कैसे उभरने से रोकोगे? नए पैथोजन को आने से। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो, इकोसिस्टम जैसा चल रहा है उसको बचा के रखो, ठीक है। एनिमल से ह्यूमन में आप जंप ना करने दो, जूनोटिक डिजीज को जंप ना करने दो। तो ये चीजें आप करोगे, इसी चीज को क्या कहा गया, दिस इज नोन एज द वन हेल्थ अप्रोच। सिंपल सा याद रखना, वन हेल्थ अप्रोच की बात यही है कि अर्थ अपने आप में एक सिस्टम है और ह्यूमन उस सिस्टम का एक पार्ट है, ह्यूमन सिस्टम नहीं है, ह्यूमन सिस्टम का एक हिस्सा है। जिस दिन ये चीज समझ में आ गई कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट हम पे भी होके आएगा। आप पेड़ों को कुछ करोगे, आप लैंड को कुछ कर रहे हो, एयर को कर रहे हो, इन्वायरमेंट को कुछ कर रहे हो, तो क्योंकि आप सिस्टम को परेशान कर रहे हो, और अब जब आप सिस्टम को परेशान करो, आप भी सिस्टम का हिस्सा हो, तो आपको भी परेशानी होगी। तो केवल आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाकी चीजों को डिस्टर्ब करते रहो और आप जैसे हैं वैसे रह जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये बेसिक आइडिया वन हेल्थ अप्रोच के पीछे में, कि आपको अगर ह्यूमन हेल्थ की चिंता करनी है, यू नीड ऑल्सो टू लुक फॉर द एनिमल हेल्थ, यू ऑल्सो नीड टू लुक फॉर द फॉरेस्ट हेल्थ, यू ऑल्सो नीड टू लुक फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब लोगों का ध्यान जो है इस तरीके में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आइडिया ध्यान रखोगे और इसीलिए आपका ग्लोबल एमआर आर&डी हब जो है ये इसी फील्ड में कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो यहाँ पे एएमआर है क्या? सिंपली ये वो कंडीशन है जहां पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन ओवर टाइम, कुछ नहीं होता उनको, आप उनको मेडिसिन दो, वो आराम से खा के पचा जाएंगे, उनको कोई असर नहीं होने वाला है। तो बेसिक आइडिया यही होता था, पहले आपको एंटी माइक्रोबियल्स दिए जाते थे ताकि आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, वो बेसिक आइडिया है। अब यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल्स जब हम बोलते हैं, इट इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स, इट इंक्लूड्स एंटीवायरल्स, इट इंक्लूड एंटी फंगल्स, एंटी पैरासिटिक सारे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन आपको, अब मान लो कि पहले स्किन की इन्फेक्शन हो गई है, तो डॉक्टर को दिखाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि डॉक्टर विल सी एंड ट्राई टू गेट कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर सिंपली जाके दुकान से बोल दोगे कि भाई ऐसा है, थोड़ी खुजली हो रही है, दवा दे दो, तो उसको जो मन करेगा वो उठा के दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब जिन वहां पे एएमआर रेसिस्टेंस हो जाती है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? या तो आपकी इलनेस बढ़ेगी ऑब्वियसली, या दूसरे साइड में क्या होगा कि डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस क्या हैं, वो भी बहुत ज्यादा आपको बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसको कि कहा जाता है सुपर बग्स। अब सिंपली आपसे एग्जाम में कहीं पूछ लेगा कि ये सुपर बग्स क्या है। सुपर बग्स आर दोज बैक्टीरिया, दोज वायरसेस या दोज फंगी, जो या प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, आपको पैरासाइट्स हो सकते हैं, जिन्होंने कि एएमआर डेवलप कर ली। यानी कि सुपर बग्स, बग्स आप किसको कहते हैं? बग बोलते हैं कंप्यूटर में बग आ गया है, सिस्टम मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं बग आ गया, कुछ ना कुछ प्रोग्राम में, हाँ, अलग अलग तरीके से बग आ सकता है। तो ये कहानी होता है, ये सुपर बग्स याद रखना। या बग, हम लोग कीड़ों को भी बग कहते हैं नॉर्मली वगैरह में, जैसे काले वाले कीड़े होते हैं तो उनको आप बग कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है, ये वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे सुपर बग, अगर ये सुपर लग गया आगे में, यानी ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे कि अब आपका जो ये एंटी माइक्रोबियल दवाएं जो थी उनका उन पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ये उसको लेकर के भोजपुरी में एक वर्ड यूज होता है थेथर, थेथर समझते हो? हिंदी में भी है, चलो, हाँ जी। ढीठ तो ठीक है, ढेठ तो फिर भी होता है कि थोड़ा उसमें करेजियस के टर्म में चला जाता है। तेतर का मतलब होता है ना कि आप जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई उसने गलती की, उसको 4 थप्पड़ दो, अगली बार दिया फिर 4 थप्पड़ दो, अब धीरे धीरे वो थेतर, उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको पता है मैं ये काम करूंगा 4 थप्पड़ मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का, उसको कहते हैं थेथराई। तो यहाँ से सुपर बग्स ये जो थेथर हो जाता है, इनको इतनी आपने दवाएं दे दी हैं कि अब इन पे उसका असर ही नहीं होता। बच्चों को आप इतना बहुत ज्यादा पीटने लगोगे, एक टाइम के बाद उन पर मारपीट का असर नहीं होता, आप कितना भी मार लो वो डरेंगे, उनको डर नहीं लगता। तो यही सुपर बग्स में भी यही कहानी हो जाती है। आपने तो दवाएं से इतने बार सामना करा दिया है, इनको पता है कि तुम्हारे पास मैक्सिमम क्या है और इन पे उसका असर नहीं होगा। अब जब नहीं असर होगा तो आप समझो कि ये आपका इलनेस को कितना ज्यादा बढ़ाएंगे, और इसका असर आपको देखना शुरू हो जाएगा। जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है दवा खा लेने की, ये करेगी, एक टाइम के बाद होता है ना बुखार नहीं उतरता दवा खाने की वजह से। ये भी कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा दवा खा लीजिएगा, जवानी है, बुढ़ापे में आपका शरीर पे दवा असर नहीं, दवा, वही तो, यही तो कहा जा रहा है, ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की ही बात हो रही है।
वो एक्चुअल बात हो किसकी रही है, वो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि आपने उन बैक्टीरिया को पहले ही आपके बॉडी में जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया थे जिनके वजह से कुछ इधर उधर हो रहा था, आपने उनको पहले ही दिखा दिया कि भाई ये दवाई है मेरे पास, और उनको उनकी आदत हो चुकी। ठीक है, तो ये इसीलिए आपका एएमआर जो है ये आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट समस्या बनी हुई है, मतलब बहुत सारे देशों में, और इसीलिए इसको लेकर के चीज चल रही है। अब बात है कि भाई क्यों ये एएमआर हो क्यों रहा है, ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे हो रहा है। तो सबसे चीज जो है नॉर्मल चीज, दैट इज द मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल। थोड़ा सा भी हुआ, फीवर हुआ, जाके दवा ले लिया, आपने बॉडी को रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि बॉडी आपकी कई केसेस में सक्षम होती है कि छोटे मोटे चीजों को वो करे। अब बुखार होता है, बुखार क्यों हो रहा है, बुखार इसलिए हो रहा है कि बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है ताकि उस इंफेक्शन को काउंटर कर सके। अब आपने दवा ले लिया बुखार उतारने के लिए, आपने बॉडी को रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं दिया, तो वो जो बग था वो वहां पे रहा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस पर दवा अब कुछ टाइम के बाद काम करनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज। ये हो रहा है, हम जानते तो है कि ठीक है दवा खाओगे बाद में असर नहीं करेगी, बट क्यों नहीं करेगी ये हम नहीं समझ रहे। ठीक है, ये इसके अलावा पुअर एक्सेस टू क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक। कई बार क्या होता है कि दवाएं जितना डोज चाहिए होता है, हर बीमारी के लिए, हर तरीके की बीमारी के लिए स्पेसिफिक डोज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एज। अब आप दुकान वाले के पास है, उसको नहीं पता है कि मुझे इसको कितना देना है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छा इस डॉक्टर ने इतना लिखा था तो मैं इनको भी दे दूं उतना। तो वो क्या हुआ कि अगर आप डोसेज आपका सही नहीं है, या कई लोगों में देखोगे डॉक्टर ने दवा दी कि भैया 1 हफ्ते खाने का है, उनको लगेगा कि 4 दिन में ठीक हो गया है तो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो डॉक्टर बेवकूफ नहीं था कि आपको 7 दिन के लिए दिया है, उसने इसलिए बोला कि भाई 7 दिन लगेंगे ये सारे बैक्टीरिया को खत्म होने में। अब क्या है, आपने 4 दिन तक खाया उसके बाद छोड़ दिया, अब कुछ बैक्टीरिया बचे रह गए, अब वो बैक्टीरिया जो बचे रह गए, अब दोबारा से उसको दवा दोगे, उस दवा उस पर काम नहीं करेगी। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, डोसेज वगैरह को अगर पूरा नहीं करते हैं, इनकरेक्ट डोसेज लेते हैं अगर एंटीबायोटिक्स की, तो फिर उसके वजह से भी आप पे असर जो पड़ेगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक वगैरह कई बार पता ही नहीं चलता, जैसे काउंटर से ड्रग लोगे तो आपको पता ही चलेगा कि भाई बैक्टीरिया के लिए दिया है कि वायरस के लिए दिया है कि पैरासाइट्स किसके लिए दिया है। तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसने आपको एंटीवायरल ड्रग दे दिया, आपको ऐसे मान लो कोई फीवर हुआ, और वो फीवर का कारण जो है हो सकता है कोई पैरासाइट हो, बट डॉक्टर ने आप वहां पे जो काउंटर पे ड्रग देने वाले ने आपको एंटीवायरल ड्रग दे दिया, तो अब क्या होगा, आपने एंटी पैरासाइट खा लिया या एंटी जो है वायरल ड्रग खा लिया, तो पैरासाइट था वहां पे, तो आपका बीमारी का कारण पैरासाइट है, तो पैरासाइट तो ठीक हुआ नहीं, साथ ही साथ आपने एक्स्ट्रा वायरल एंटीवायरल ले लिया, तो जो वायरसेज जिसका कोई रोल नहीं था उसके लिए आपने दवा ले लिया। तो नए वो जो वायरसेज होंगे उन पे आप क्या करोगे, उन पे आप अननेसेसरी उसको दे रहे हो, तो दे विल आल्सो इवॉल्व विद द टाइम। आगने वाले टाइम में जब वो एक्चुअल में रिएक्ट करेंगे, एक्चुअल में उसकी वजह से फीवर होगा, अब आपका एंटीवायरल काम नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जानना कि क्या डायग्नोज होना कि किस कारण से ये हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि बीमारी किस वजह से हुई है। ठीक है, इसके अलावा लैक्स टू एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब ये क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैलते भी है कैसे, मैंने कोई ड्रग खाई, मैंने कोई ड्रग ली और उसके वजह से मेरे अंदर में एंटी एएमआर डेवलप हो गई, अब वो जो बैक्टीरिया है मेरे स्टूल के थ्रू या मेरे किसी भी थ्रू आपको वो क्या हो रहा है, वो पास हो गए इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में भी वो फैल गए। अब वहां पे कहीं पे गंदगी है, पानी गंदा है, लोगों ने उस पानी को उठा के ये कर लिया, तो अब वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, उनके अंदर भी पहुंच जाएगा। तो एएमआर एक जगह पे भी डेवलप होती है, वो दूसरी जगह पे पहुंच सकती है। तो इवन कि 2 लोग एक साथ रह रहे हैं, क्लीननेस वगैरह का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी जिसके अंदर में एएमआर डेवलप है, बहुत ज्यादा दवा खाती है, उसका असर उसके बच्चों पे भी पड़े, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सुपर बग्स क्या होते हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सब तो बीमारी या छींक है वो तो ट्रांसफरेबल भी। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरीके से हुई है, ये आपका जो है ये ध्यान होगा। इसके अलावा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। आज के डेट में जो चिकन वगैरह लोग ज्यादा खा रहे हैं, या जो पोल्ट्री चीजें को ज्यादा खा रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वाली चीजों को, चाहे वो चिकन हो चाहे वो मीट हो, कोई भी हो, उनमें एएमआर ज्यादा डेवलप होने के चांसेस है, क्योंकि इनको दवाएं दी जाती हैं। ये जो आपको चिकन वगैरह होते हैं, इनको दवाएं दी जाती है, एक तो इनको इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए, और साथ ही साथ इनको ग्रोथ हार्मोन भी दिए जाते हैं। तो वो जब आप खा रहे हो तो वो ऑब्वियसली उनके बॉडी में कुछ जो होते हैं वो तो मान लो फैट सोल्यूबल, कुछ जो है आपको वाटर सोल्यूबल होते हैं वो तो निकल गए, बट जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो उनके बॉडी में रह जाते हैं। अब जो फैट सोल्यूबल उनके बॉडी में रह गए, जब आपने उसको कंज्यूम किया वो आपके पास भी पहुंचा, तो वो रेसिस्टेंस जो वहां पे डेवलप हुआ था वो अब क्या हुआ, वो आप तक ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे कई चीजों को गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है कि भाई लाइव स्टॉक में क्या देने का है, क्या नहीं देने का है, कौन सा उनको एंटीबायोटिक्स दोगे नहीं दोगे। लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आप देखोगे कि अलग अलग दवाओं को बैन करते रहती है, क्योंकि जब उसका ओवर यूज हो जाता है, उसका नुकसान ज्यादा दिखने लगता है लोगों पे, तो फिर उसको गवर्नमेंट को बैन करना पड़ता है। तो इसीलिए भी आप थोड़ा जो है यहाँ पे एक चीज डेवलप हो रही है कि भाई ये जो लाइव स्टॉक फार्मिंग करने वाले लोग हैं, इनको आप रेगुलेट कीजिए। हाँ जी, वेजिटेबल में जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, वो दूसरी चीज हो जाती है। यहाँ पे इन्फेक्शन से बचाने के लिए दे रहे हैं। तो फिश में तो नहीं होगा सर ये लाइव स्टॉक फार्मिंग? हाँ जी, फिश में भी होता है। फिश में भी जो पॉन्ड में करते हैं ना, तो कोई बीमारी इन्फेक्शन वगैरह फैलने से लिए दवा यूज करते हैं। चिकन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, होने को वो कुछ में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा होती है लाइव स्टॉक फार्मिंग। इवन गायों बछड़ों में भी वो दूध के लिए ये डालते हैं, उसको इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए। अब उसका दूध आप पी रहे हो तो इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, तो ट्रांसफर हो सकता है कहीं से भी, बट कुछ मेजर कॉजेज कॉजेज जो है ये। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको कहा जाता है बायोफिल्म। अब ये और खतरनाक हो गए। ये देखा गया है कि जहां पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पे कोटिंग डेवलप करते हैं। कोटिंग कैसे डेवलप करेंगे? जैसे आपका किचन है, किचन में ऐसे किचन में मान लो कि बहुत लोग जब साफ उफ नहीं करते किचन को, देखोगे तो उनके उस स्लैब को थोड़ा छू के फील करना, आपको चिपचिपा सा कुछ फील होता है, लेयर फील होता है। दैट फील जो आपको फील हो रहा है, दैट इज द बायोफिल्म लेयर एक्चुअली। तो हो सकता है उसमें कि बहुत बार कि आपका कोई ऑयल गिर गया हो या ये गिर गया, नहीं भी गिरा होगा ऑयल वगैरह ना, फिर भी छूओगे तो आपको चिपचिपा लगेगा। वो क्या होता है कि वहां पे बैक्टीरिया या इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम गए, और जमने के बाद उन्होंने एक साथ मिलकर के एक लेयर डेवलप कर, और वो लेयर को ही कहा जाता है बायोफिल्म लेयर। ठीक है, जैसे हो क्या रहा है देखो, अलग अलग बैक्टीरिया थे, अब ये बैक्टीरिया अपने ऊपर में क्या करेंगे, एक इस तरीके का लेयर अपने ऊपर में डेवलप कर लेंगे, इसी को कहा जाता है बायोफिल्म। और ये लेयर काफी खतरनाक है। ये लेयर इसलिए खतरनाक है कि आपने जो दवाएं डेवलप की हैं, जो भी आपके पास एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं, वो इनके लिए, इस लेयर के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये डेवलप हो गई तो फिर इसको ट्रीट करना, तो आप दवा इस पे छिड़काव भी करोगे ना, तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इस लेयर को ब्रेक नहीं करोगे तो फिर ये काम आपके पास इसके लिए हो सकता है मेडिसिन है, लेकिन इस लेयर के लिए नहीं। तो ये क्या करेगा, एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, एक सील्ड लेयर का काम करता है, सील्ड का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक लेयर में ही ये बायोफिल्म वाला जो बेसिक आइडिया ये भी चल रहा है। और ये बायोफिल्म दिस एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि आपको उस पर असर ही नहीं हो रहा है सिंपली, और तो इसके वजह से उस पर असर नहीं हो रहा है, वो लेयर टूट ही नहीं रहा है, तो नीचे जो बैक्टीरिया है वो मजे से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप गिराते रहो बम, ठीक है, बम नहीं पहुंचने वाला उनके पास में। और ये ध्यान रखना कि बायोफिल्म जो है कहीं पे भी बन सकती है, कहीं पे भी, इंक्लूडिंग द मेटल्स, पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इवन रॉक्स पे भी हो जाती है, जमा हो जाती है, वो कोई असर नहीं है। किचन काउंटर टॉप्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, हार्ट में हार्ट इम्प्लांट करी गई है, उसमें भी डेवलप हो सकती है। जो हार्ट पेसमेकर लगाया गया होता है उसमें भी डेवलप कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पे ये डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, या ध्यान रखना, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्यों बार बार फूड करते भाई, धो के खा लेना। तो रोकने का तरीका नहीं है? हाँ जी, आप उनके कांटेक्ट में कम आइए, बैक्टीरिया से कांटेक्ट को डेवलप ना होने दीजिए, वैसे कंडीशन ना बनने दीजिए जहां पे वो इकट्ठा हो सके। ठीक है, इसका तरीका यही है। और ये इनको आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इतने छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिख थोड़ी रहे, कुत्ता थोड़ी है कि घर में आने से रोक लेंगे उसको। तो आप इसको साफ सफाई जितना मेंटेन करें, जितना इन जगहों से दूर रहें, वही इसका तरीका होता है। ठीक है, ह्यूमन एंड ह्यूमन एनिमल टिश्यू कहीं पे भी ये डेवलप हो सकते हैं बायोफिल्म, और ये एक बार डेवलप हो गए तो फिर दवाओं को ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। कई केसेस में आपका जैसे बहुत सारी, नॉट ऑलवेज बट बहुत सारी हमारी जो जैसे कोई कोई स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत दिनों तक खिंचती चली जाती है, दवा उस पर काम ही नहीं कर रही होती, अगर वो बायोफिल्म डेवलप होगी ना, उस पर कितना भी मलहम लगा रहे हो वो काम नहीं करेगी, जब तक वो लेयर नहीं टूटेगा। ठीक है, वो कैसे टूटेगा वो डॉक्टर्स को पता है, डोंट नो। अब रहा कि ये एएमआर जो फैल रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए अगेन मैं इसको थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो है समस्या बड़ी है और ये घूम फिर के इस पे सवाल आते जाते रहते हैं। तो इसके लिए दो तीन टेक्निक्स को याद रखना। पहला तो जो है ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बाय डब्ल्यूएचओ। तो पहली चीज आपसे एक सवाल तो यही पूछ लेगा कि ग्लोबल जो आपका एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये किसका है,
तो ये बेसिक आइडिया WHO इसको करा रहा है, इसलिए कि भाई अपने को कैसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को ट्रीट करने का है। इसमें बेसिक चीज क्या है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, लोगों में जो है कम से कम जो अच्छे ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए ड्रग्स को बनाओ। ये सारा का सारा जो काम है दिस इज बीइंग गोइंग ऑन इनसाइड दिस गैपार। ठीक है, तो गैपार याद रखना। दूसरा जो है दैट इज द ग्लास। ग्लास क्या है? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा होगा, सर्विलेंस सिस्टम है, यानी आप ट्रैक करते रहो किस रीजन में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या वहां पे दवाएं जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज हो रही हैं। ये सारा चीज आपको करना है। अब आपसे सिंपली एग्जाम में क्या पूछ देगा, रिसेंटली सीन इन द न्यूज द टू ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंड नाउ दिस विल बिकम अ वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के सवाल के लिए भी आप हमेशा तैयार रहे। एक दो क्वेश्चन इस तरीके के जो एक्स्ट्रा वाले टफ क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और भी चीज एक और डेवलप करी है, सिक्योर। सिक्योर में बेसिक आइडिया यही है कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनके पास ठीक ठाक जो आपको एंटीबायोटिक्स हैं उसकी संख्या, उसकी पहुंच जो है उनका बनाया जाए। इसके अलावा वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, अभी हमने बात करी वन हेल्थ की क्या होता है, तो उसको लेकर के करने का काम दिस इज गोइंग ऑन बाय FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, एंड WHO। अब आपसे सिंपली क्या पूछेगा, कभी कभी अगर यूपीएससी को इस पे क्वेश्चन पूछना होता तो ये कैसे पूछता, इनिशिएटिव वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन विच इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग और ब्ला ब्ला ब्ला, अपना उसको जो इंफॉर्मेशन देना वो देगा। दिस इज बीइंग लेड बाय ऑप्शन 1 FAO, ऑप्शन 2 UNEP, ऑप्शन 3 WHO, ऑप्शन 4 ठीक है, ऑप्शन 5 कुछ मैंने करके डाल दिया रैंडमली। अब आपसे देगा बताओ भाई ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 एंड 3, 1 2 3 4, या ऐसे करके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अगर इस तरीके के टफ सवाल जो है अगर आने होंगे तो ऐसे ही आते हैं। कई बार वो सिंपली पूछ देता है कोई इनिशिएटिव जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल रहा है, और इस तरीके के वर्ल्ड लेवल के जो बराबर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो कि पिछले 10-15-20 सालों से जो समस्या बन रही है उसको लेकर कोई इनिशिएटिव हो रहा है अगर, तो फिर उसको लीड करने वाले कौन से इंस्टीट्यूशन है उनके नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये हमेशा पोटेंशियल क्वेश्चन बना रहता है। ठीक है, तो ये फिर आपको सवाल पूछने के तरीके जो है ये इस तरीके से बन सकते हैं। नॉर्मल वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन कौन लीड कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ऐसे ही। इसका तरीका क्या है, वन हेल्थ अगर आपको पता है, ठीक है, वन हेल्थ अगर आपको पता है कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने बात करी आप ह्यूमन हेल्थ के ध्यान रखो, एनिमल हेल्थ के ध्यान रखो, एनवायरमेंटल हेल्थ के ध्यान, आप सबका ध्यान रखो, हमने यही बात तो करी। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंट एंड योर फूड सिस्टम्स। फूड सिस्टम्स ना, क्योंकि उसको भी सिक्योर नहीं करोगे तो आप कैसे हेल्थ को ये करोगे, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट को अगर आपके क्लियर है तो कई बार आप चीजों को गेस भी, इसी को कहते हैं कि आपका जो है ये एडुकेटेड गेस। अब किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है बट इस क्वेश्चन को आएगा, अगर उसको वन हेल्थ पता है ही कैन मेक एन एडुकेटेड गेस कि क्या चल रहा होगा इसका। ठीक है, तो ये आपको तभी काम करेगी जब आप कॉन्सेप्ट्स के प्रति क्लियर हो कि अच्छा ये है क्या। भारत ने क्या करा, ऑब्वियसली यहाँ पे हर देश को भी कहा है भाई आप भी अपना एक नेशनल प्लान बनाओ कि आप कैसे काउंटर करोगे उसको, क्योंकि ये देश की भी समस्या है। अब हमारे यहाँ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ जाए तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन फैलने लगेगी। तो भारत ने क्या करा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट 2017, ये प्रोग्राम आपका चल रहा है, नेशनल एक्शन प्लान, ये आज भी चल रहा है। बेसिक आइडिया इनका यही है कि कैसे कैसे हम क्या क्या स्टेप्स में कंट्रोल करेंगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, आपको जो फार्मासिस्ट हैं उनको बताया जाए कि भाई ऐसे ही दवा मत दे दिया करो, बिना लिखे हुए दवा मत दे दिया करो। ठीक है, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको उनमें जो आपका अवेलेबिलिटी है दवाओं की बढ़ाई जाए। साथ ही साथ आपको लोगों पे ये भी जागरूकता फैलाओ कि आप अपने डोजेज को पूरा करो, या डॉक्टर अगर दवा लिख रहे हैं तो कम से कम वो भी श्योर करें कि उनके पेशेंट जो है वो डोजेज को पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर रहे हैं। तो ये सारे काम आपको करे जाएंगे रिसाइड नेशनल एक्शन प्लान ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सिंपल सी कहानी।
इसके अलावा नेशनल एएमआर सर्विलेंस नेटवर्क, सेम काम, वहां पे ग्लास था सर्विलेंस के लिए, यहाँ पे आपने नेशनल लेवल पे भी अपना एक नेटवर्क तैयार करके रखा है, बेसिकली थ्रू द मेडिकल कॉलेजेस लैब। तो दवा आपको कोई भी टेस्टिंग वगैरह करे तो दे विल टेस्ट कि भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का लेवल क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है, उसके बेसिस पे वो आपका करेंगे। इसके अलावा रेड लाइन कैंपेन, आप एंटीबायोटिक खरीदोगे, दवा पे देखोगे लाल सा निशान रहता है, लाल पट्टे का निशान होता है, ठीक है, दिख रहा है, तो जहां पे भी ये रेड लाइन दिख रहा है समझ लेना कि वो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है, ठीक है। और इसको कहा गया है ये कि आप इसको कभी भी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देना अलाउ नहीं है इन ड्रग्स को। हाँ जी, एंटीबायोटिक नहीं हो, कोई भी एंटीमाइक्रोबियल हो सकता है, जनरली हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं इसलिए एंटीबायोटिक बोल देते हैं, बट कोई भी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग होगा ये ध्यान रखना कि ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के अलाउ नहीं होता है देना, क्योंकि इससे एएमआर आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी आपका रेड लाइन कैंपेन, इसका मतलब पर्पस सिंपल से यही है कि ताकि आप ले भी रहे हैं तो आपको भी पता हो कि मैं क्या ले रहा हूँ, और बाकी लोगों भी इस चीज को लेकर के क्या करेंगे, सतर्क रहेंगे। तो आपको इसको मॉनिटर करना ज्यादा आसान हो जाएगा, दवाओं के नाम तो सबको नहीं पता है, लेकिन कम से कम उस पर रेड लाइन दिख रही है तो भाई बोल रही है गवर्नमेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो कभी भी कोई दवा लो तो उसमें देखो जरूर, एंड दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका ही आपका चलते रहे, ठीक है। तो ये इस तरीके कैंपेन वगैरह जो है वो चलाती है, प्रेस वगैरह में एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते रहने का काम, ताकि लोगों के बीच जो है वो जागरूकता होती है। अच्छा, जब हमने इसकी बात करी, यहाँ पे बहुत सारे बार बार आपको चीजें चलती है, ये आपको रेगुलर आएगा, हर साल न्यूज में आएगा, हर 6 महीने पे न्यूज में आएगा, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या करती है, भारत में दवाओं के रेट फिक्स करती है, सिंपल सी कहानी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी दवाओं का रेट कितना बढ़ेगा, कैसे होगा, वो ऑर्डर देने का काम जो है दिस विल बी डन बाय दिस एनपीपीए, एंड स्पेसिफिकली इसका जो फोकस होता है, इसको पावर आपको मिलता है दैट इज थ्रू दिस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकलता है। यहाँ पे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, ये एक लिस्ट निकालती है जिसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन हमेशा कभी 100 ड्रग होंगे उसमें, कभी 200 ड्रग होंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन की क्या कहानी चल रही है। ये वो ड्रग हैं जिनकी कोशिश होती है कि भाई इन पे अनरिस्ट्रिक्टेड दवाओं के रेट ना बढ़े। ये वैसे दवा है जो आम जनता को काफी ज्यादा जरूरी होता है, जो जिनका आपको काफी डिमांड होती है, और अगर उसके रेट बढ़ गए तो बहुत सारे लोग जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन निकाला जाता है, बेसिकली फॉर द प्राइस कंट्रोल, ठीक है। ये 2022 नहीं है ना, ये किसी भी हर साल का आ सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी भी साल के लिए वो उनको जरूरत के हिसाब से दे कैन चेंज इट, ठीक है। तो ये प्राइस कंट्रोल जो है आपको करेंगे, ये उसमें लिस्ट में होगा कि किस किस पे अपने को प्राइस कंट्रोल करने का है। जब उन्होंने कर दिया तो फिर जो है आपकी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये क्या करेगी, ये इंश्योर करेगी कि इन दवाओं के रेट जो है वो ना बढ़े, कम नहीं करेंगे, ये बढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखेंगे। आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकालता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और एनपीपीए जो है ये आपका काम करते हैं इन्फोर्समेंट का। अब आपसे एक सवाल कई तरीके से पूछे जाएंगे, एक पूछ लेगा कि ये एनपीपी जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है ना, नहीं इतना आसान होता तो मैंने ही नहीं पूछा होता। मेरे जो आपका एनपीपीए है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, चलो पता करके आना, ठीक है। इतना आसान सवाल होता तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो यहाँ पे लिखा है ना, नहीं आएगा ना, इसलिए तो बोला ना, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए बन जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएंगे। आप जब करने भी जाओगे आप बोलेंगे चलो फार्मास्यूटिकल है तो हेल्थ से रिलेटेड होगा, हो गया ना। इसी तरीके से सवाल जो है कई बार आपको ये हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में आता है, तो एनपीपीए। लेकिन दो अलग अलग मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे उन्होंने काम करा। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ये मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, बट इसके पहले जो छोटे छोटे हैं, एक टर्म चला है जिसको कहा जा रहा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन सिंपली क्या है, जब हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है जनरली कि दो तीन तरीके से ट्रांसप्लांटेशन होता है। एक तो आपकी बॉडी का ही कोई पार्ट निकाल के आप में डाल दिया गया, जैसे स्किन, कहीं पे आपका मान लो किसी का स्किन वगैरह दिक्कत हो जाती है, कट जाता है, ग्राफ्टिंग करी जाती है। नहीं वो जेनो ट्रांसप्लांटेशन वो नहीं समझो,
पहले सुन लो। ट्रांसप्लांटेशन जब हम बोलते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि आपका जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे स्किन खराब हो गया, इन्फेक्शन से खराब हो गया, तो क्या किया जाएगा, दे विल टेक स्किन फ्रॉम मी, फ्रॉम समवेयर, हमारे बॉडी किसी और पार्ट से स्किन को लेंगे एंड दे विल ट्रांसप्लांट इट। बहुत से लोगों में देखोगे उनके दाग वगैरह होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका वहां पे ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। ठीक, ऑटोग्राफ्ट उसको कहा जाता है, एक टेक्निक वो होता है। दूसरा क्या होगा कि किसी और पर्सन से, मान लो किसी किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो किसी और पर्सन से क्या किया जाता है, उसको लेके लगाया जाता है। दीज आर नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे नॉन ह्यूमन से लिया जाएगा ऑर्गेन जो है। हाँ, तो ऑर्गेन जो है वो कहां से आएगा, दैट विल बी टेकन फ्रॉम नॉन ह्यूमन। तो ध्यान रखना, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ नॉन ह्यूमन टिश्यूज और ऑर्गेन्स इनटू ह्यूमन रेसिपिएंट। सिंपल सा टर्म है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। नॉर्मल से आपसे पूछ दिया कि भाई जेनो ट्रांसप्लांटेशन है क्या, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेन्स को उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें ह्यूमंस में लगाया जा रहा है। ट्रायल्स चल रहे हैं अभी भी, कुछ साल पहले, कुछ साल क्या, कुछ महीने पहले जो है वो पिग में से निकाल के और उसका हार्ट लगाया गया था, कुछ दिन तक जिंदा रहा, फिर नहीं मरा। तो रिसर्च चल रहे हैं इस पे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, बट ऑब्वियसली आने वाले टाइम में माइट बी पॉसिबल। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, लाइव सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, कुछ भी जो है आपका चल सकता है फ्रॉम नॉन एनिमल। ठीक है, एज वेल एज बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू दैट हैव बीन कॉन्टैक्ट विद नॉन ह्यूमन एनिमल्स, यानी बॉडी का कोई भी हिस्सा सिंपली समझो निकाल के उसको क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। नॉर्मली पिग्स को ही प्रेफर किया जाता है अभी तक। बोला जाता है सर कि मतलब इंसान का जो नेचर है, बॉडी का नेचर वो चूहों में पाया जाता है, इसलिए कोई भी मेडिसिन को पहले चूहा ना 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 ना, वो अलग तरीका है, वो आप अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। इंसान का नेचर का चूहों से लेना देना नहीं। मैक्सिमम जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना, तो चूहों की भी बहुत हद तक उस डायरेक्शन में रिएक्ट करती है, उस हद, काफी हद तक। ठीक है, तो वो किया था, या फिर बहुत सारी दवाएं जो है हम चूहे से निकाल के लाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जनरली यहाँ पे पिग्स को ही प्रेफर किया था। दो तीन कारण है इसके, एक तो यहाँ पे इनका काफी जल्दी ग्रोथ होता है, पिग्स की ग्रोथ जो है काफी जल्दी बढ़ती है, ह्यूमन के साथ कॉम्पैटिबिलिटी बाकी जानवरों के मुकाबले जल्दी इनकी हो जाती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है इनका करना आसान है। साथ ही साथ इनसे, पिग्स से आपको इन्फेक्शन होने का डर जो है ह्यूमंस को कम है, क्योंकि काफी सालों से ह्यूमंस रह रहे हैं पिग्स के साथ एज ए डाइट एंड ऑल, जो चीज वो कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए जो है जेनो ट्रांसप्लांटेशन आपका किया जाता है। ठीक है, तो आप हड्डी लगाओ या फिर जो है आप किडनी लगाओ, जो लगाना है, पिग से निकाल करके। हार्ट का केस चला था वहां पे, वो इंसान कुछ दिनों तक जिंदा रहा, फिर मर गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टर्म यूज होता है जिसको कहा जाता है काइमेरा। ठीक है, ये काइमेरा बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसका मतलब होता है जब एक ही इंसान के अंदर में दो जीन्स पाए जाएं, या एक ही, नॉट ओनली इंसान, किसी भी जानवर के अंदर में भी अगर एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ जीन्स मिल रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द काइमेरा। होगा क्या कि मान लो ये पिग था और पिग में से आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा गया, पिग का बोन मैरो आपके बोन मैरो में डाला गया, तो आपके बॉडी के अगर मैं इस पार्ट से जीन्स को निकालूं तो इसका टाइप ए होगा, इस पार्ट से निकालूंगा तो क्या होगा, यानी एक ही ह्यूमन में दो अलग अलग जीन्स मिल रहे हैं, मिल रहा है ना, दिस इज नोन एज द काइमेरा। ठीक है, यानी कोई एक ही बॉडी है कोई भी, और उसमें क्या हो रहा है, उसके अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग जेनेटिक्स मिल रहे हैं, दैट थिंग इज नोन एज द काइमेरा। ठीक है, समझ में आया, ये टर्म अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तो ये क्या कहानी चलेगी वो अलग है, बट ये टर्म आपसे किसी भी एग्जाम में सिंपली पूछ लेगा कि भाई काइमेरा का मतलब क्या है, सिंपल सा। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी आपको यहां से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक टर्म चला है इनवर्स वैक्सीन। देखो मैं आपको केवल टर्म्स कर रहा हूं, जो नए नए टर्म्स जो है आपको चल रहे हैं। इनवर्स वैक्सीन, अब यहां पे क्या होगा, वैक्सीन में क्या प्रक्रिया होती है, वैक्सीन जब आपको दी जाती है वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, सिंपली वो, ठीक है, हाँ हाँ, मेमोरी सेल्स की बात चली गई। चलो, आप जो है नॉर्मली ऐसे समझो कि मान लो जैसे ही पोलियो किसी के पास जाएगा, पोलियो इन्फेक्शन करेगा, मैंने टेस्ट केस ले लिया, अब क्या होगा, हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगी, उस पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाएगी। ठीक है,
वैक्सीन में क्या किया जाता है कि आपको एक कमजोर पोलियो का वायरस आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा। लाइक किल्स लाइक, ये कहानी यहां से आती है, लोहे को लोहा ही काटता है। ठीक है, तो पोलियो का एक वायरस आपके बॉडी में इंसर्ट किया गया, वो वायरस कमजोर है, आपको बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपकी बॉडी समझ गया अरे पोलियो आ गया है, उसको नहीं पता कि नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचा, उसको सिंपली लगा ये कोई फॉरेन मटेरियल, ये फॉरेनर मेरे बॉडी के अंदर में घुस गया है, आई हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स में क्या करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, पोलियो को किल करेगी। अब ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, ये जो बने थे, ये फिर आपके बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं एंड बी सेल्स होते हैं, ये मेमोरी बना के रख लेते हैं कि अगर दोबारा फिर से पोलियो का वायरस आएगा तो दे नो कि इसके लिए इसको काउंटर कैसे करना है, ठीक है, इसको हमने मारा कैसे था, और इसी बेसिस पे आपकी वैक्सीनेशन काम करती है। तो आपको कोरोना से बचाना था, क्या किया गया, आपको कोविड का एक वीकेंड वायरस आपको डाल दिया गया, उस वीकेंड वायरस की वजह से वो उसका कमजोर इतना कर दिया गया था कि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए, उतना उसमें सक्षम नहीं था, लेकिन आपकी बॉडी कम से कम पहचान गई थी कोरोना को, और बॉडी ने नॉर्मल सा इम्यून रिस्पॉन्स, इसीलिए कहा गया था कोरोना दवा जब वैक्सीन लगाओगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार आएगा, वो बॉडी आपका रिएक्शन दे रही है उसके खिलाफ। ठीक है, एक बार रिएक्शन दे लिया, बॉडी सीख गई कि इसको कैसे काउंटर करने का है, अब अगली बार अगर एक्चुअल कोरोना भी सामने आएगा, इट नो कि हाउ टू डिफेंड इट, तो इसको कहा जाता है वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वैक्सीनेशन में क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, वैक्सीनेशन में जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है हम उसको किल कर रहे हैं ना। दूसरा जो है वो है आपका इनवर्स वैक्सीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ सम कुछ गड़बड़ी हो जाती है बॉडी में, और हमारे ही हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देती है, बॉडी हमारे ही हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट मान लो एक जैसे बीमारी है सोरियासिस, सोरियाटिक डिजीज, इसमें क्या करेगा आपका आपका जो इम्यून सिस्टम है ये आपके स्किन सेल्स को किल करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अब इसको भाई कैसे काउंटर किया जाए, तो फिर यहां पे आपको यूज किया जाता है फॉर द इनवर्स वैक्सीन। अब यहां पे क्या होगा, इनवर्स वैक्सीन का बेसिकली काम क्या है कि इट विल इनकरेज द इम्यून सिस्टम टू इग्नोर सेल्फ एंटीजेंस व्हाइल फंक्शनिंग नॉर्मली, यानी इसको इस तरीके से आपके बॉडी को सिखाया जाएगा कि भाई ये जो सेल्स हैं ये हेल्दी सेल्स हैं, ये मेरे बॉडी के सेल्स हैं, इसको काउंटर नहीं करना। तो वैक्सीन में आप क्या सिखा रहे थे, वैक्सीन में आप सिखा रहे थे किसको काउंटर करने का, इनवर्स वैक्सीन में आप क्या सिखा रहे हो, किसको नहीं काउंटर करने का। तो ये ध्यान रखना, ये यूज होता है फॉर द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी आपकी इम्यून सिस्टम खुद ही अपने बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देती है। तो जब वैसे कंडीशन होते हैं देन यू नीड इनवर्स वैक्सीन। अब क्योंकि वैक्सीन 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 बहुत चला, कभी घुमा के किसी को पूछना हो, पूछेगा अच्छा ये बताओ इनवर्स वैक्सीन बताओ, ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपके बॉडी को ये सिखाया जाता है कि आप अपनी बॉडी के कौन से सेल्स आपके हेल्दी सेल्स हैं, आप वो आपको उसको किल नहीं करने का है, दैट्स द बेसिक आइडिया। इसके अलावा मैकेनिज्म देख लेना, थोड़ा सा वही कहानी जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा फेज थेरेपी एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया चल रहा है, इसका ये इसलिए चल रहा है कि जो आपका एंटी माइक्रोबियल, हाँ जी सिंपल बताया ना आपको कि ऑटो इम्यून डिजीज होगा, ऑटो इम्यून जब डिजीज होगा उसमें होगा क्या कि आपकी इम्यून सिस्टम खुद की अपनी बॉडी को क्या कर रही है, अपने सेल्स को किल कर रही है। आप इनवर्स वैक्सीन में टेक्निक्स का ऐसे यूज कर रहे हो ताकि आप अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम को ये समझाओ कि भाई ये मेरे हेल्दी सेल्स हैं, आप इसको किल करो। बेसिक वैक्सीन में क्या हो रहा था, वैक्सीन में बता रहे थे आप अपनी बॉडी को कि इसको किल करने का है, इनवर्स वैक्सीन में क्या बता रहे हो कि इसको किल नहीं करने का, उसको किल नहीं करना, अपनी बॉडी के पार्ट्स को किल ना करो। तो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इसके बाद ये जो है अगला है फेज थेरेपी। जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे वायरसेस की, तो वायरसेस में हमने एक टाइप ऑफ वायरसेस देखा था जिसको कहा था बैक्टीरियोफेजेस। ये सबसे जो आपका स्ट्रक्चर देखा था अपने वायरस का, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका दिख रहा था। ये जो बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, ये बैक्टीरिया को आपको क्या करेंगे, किल करेंगे। तो क्या होगा, सो दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल्स ओनली, उसी को किल करेंगे, ह्यूमंस पे इनका असर नहीं होगा। तो अब अगर एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस बैक्टीरिया दवाओं से बच जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, उनको किल करने के लिए यू आर यूजिंग दिस
बैक्टीरियोफेजेस। ये वायरसेस वैसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं। तो आप इनका यूज करो। तो इसी को कहा गया है क्या, इसी को कहा गया है फेज थेरेपी। ठीक है, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के जगह पे आप एंटीबायोटिक्स ना यूज करके बॉडी में वायरस डालो, वैसे वायरस जो बैक्टीरिया के दुश्मन, तो दुश्मन से दुश्मन को लड़ाओ। ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया। ये टर्म याद रखना फिर से, फेज थेरेपी, ये आया कहां से है, ये टर्म आया है फ्रॉम दिस बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो सिंपली बैक्टीरिया निकाल दिया इन्होंने, केवल कहानी चल रही है फेज थेरेपी। तो एंटीबायोटिक्स की जगह पे इसका यूज किया जा सकता है, सिंपल सी। ठीक है, इसके बाद काफी चर्चा का विषय बना सर्वावैक्स। ठीक है, सर्वावैक्स क्या है ये, दिस इज द इंडिजिनस क्वाड्रीवैलेंट एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये जो है बहुत से टाइप्स होते हैं इसके, बट ध्यान रखना एचपीवी टाइप 6, 11, 16, 18 को इसको टारगेट करे, वो अपने को जरूरत नहीं है, बस सिंपल ध्यान रखना। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस का कारण है। सबसे बड़ा जो ये कारक है वो इंडिया में ये कारण है सर्वाइकल कैंसर का। ठीक है, भारत में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये बहुत ज्यादा हैं, जिसके वजह से विमेन की डेथ हो रही है। ठीक है, और ये सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू दिस सर्वावैक्स वैक्सीन। अब ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके होता है विमेन के, बट ध्यान रखना कि ये एचपीवी जो है, पहली तो ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना, ये है बहुत खतरनाक। ये आपको मेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये आपको फीमेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जनरली फीमेल को करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से ये होती है जनरली, बट लाइफस्टाइल का भी असर होता है, जिसकी जैसे ये क्या होगा ना, ये एचपीवी मान लो किसी भी तरीके से ऑर्गन के पास चला गया एंड इट कैन सब्सिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कई सालों तक ये वहां पे रह सकता है और बिना किसी सिम्टम को शो किए, और टाइम आने पे फिर ये क्या कर सकता है, खतरनाक रूप ले सकता है। तो ये पहली चीज कि ये इट कैन बी एसिम्टोमेटिक, काफी दिनों तक रह सकता है बिना कोई सिम्टम्स हो के, 10 साल 15 साल हो सकता है, काफी यंग एज में उसको कैच हुआ, बट उसका इम्पैक्ट जो है उसको ओल्ड एज में जाके दिख रहा है। इट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज ये मेल एंड फीमेल दोनों को होगा। फीमेल में जैसे जनरली सर्वाइकल कैंसर होता है, मेल में एनल कैंसर के रूप में जा सकता है ये। ठीक है, तीसरा कि ये जनरली नॉर्मली भी लोग जब सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो ये वायरस ट्रांसफर होता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको फिर ये क्या करेगा, उसको परेशान ज्यादा करेगा। तो यहां से इसीलिए ये सर्वाइकल कैंसर है, ये ऑब्वियसली वायरस इसका कारण है, बट लाइफस्टाइल डिजीज ये बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्शंस की वजह से हम क्या कर रहे हैं उसके वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो फिर ये वायरस जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है काफी दिनों से, इसको मौका मिल जाए कि अब मुझे एक्ट करने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए लड़कियों में जैसे जैसे स्मोकिंग का आइडिया बढ़ रहा है, ड्रिंकिंग का आइडिया बढ़ रहा है, तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। जब आप स्मोक करते हो या ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हो, आपका लाइफस्टाइल पैटर्न गड़बड़ है, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, और इम्यूनिटी कमजोर होगी तो सर्वाइकल कैंसर के रेट क्या हो रहे हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज भी ये क्या होते जा रहा है, बनता जा रहा है। तो ध्यान रखना एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि लड़कियों को फ्री में ये सर्वावैक्स की वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि भारत में काफी ज्यादा डेथ हो रही थी। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर का तो ऑब्वियसली आ रहा है, बट इसका ब्रेस्ट कैंसर के बाद अभी पास हमारे पास ऑप्शन है, सर्वाइकल कैंसर का है तो कम से कम उसको ट्रीट कर लेते हैं। वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे नॉर्मल जो होता है वो ट्यूमर ग्रोथ हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट के कुछ पोर्शन में जो है ना वो खड़ा हो जाएगा। वो होता क्या है, आपके सेनिसेंट सेल्स होते हैं, जैसे सेल क्या होता है, सेल एक मल्टीपल डिविजन के बाद उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन कई केसेज में वो मरे नहीं, वो वहीं रहेंगे और इकट्ठा होते जा रहे हैं, इकट्ठा होकर जाके दे विल टेक अ फॉर्म ऑफ ट्यूमर। मस्सा जो आपका बनने लगता है, तो वो मस्सा दूसरा चीज है, बट यहाँ पे हाँ वो एक तरीके से आप कह सकते हो, उसको उससे रिलेट करके समझ सकते हो। बट ये जनरल देखो, एक होता है ट्यूमर, ट्यूमर जैसे सिंपल सा बात है ना, आपकी सेल डिवीजन करती है, लेकिन सेल डिवीजन अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाए, हाँ जी, कहीं पे भी हो सकता है। कैंसर का 100 पर अभी क्या कारण है इसको बताना बहुत मुश्किल काम है। कैंसर किस किस वजहों से हो रहा है
इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, क्योंकि इतने टाइप्स ऑफ कैंसर। सिंपल से समझो कि कहानी चल क्या रही है। आपके सेल से सेल डिवाइड होते हैं। अब सेल अगर सही हिसाब से डिवाइड होते रहे, आपकी बॉडी बराबर फंक्शन करती रहेगी। लेकिन उस डिवीजन में गड़बड़ी आ गई, अनकंट्रोल डिवीजन होने लगे। जहां जरूरत नहीं थी वहां पे भी डिवाइड हो रहे, जो ऑर्गन बनने नहीं थे वो ऑर्गन भी बना रही है, वही आपका क्या बन जाता है, वही कैंसर। ठीक है, तो ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड कैंसर उसका अलग फॉर्म है, ब्रेस्ट कैंसर में भी, ब्रेस्ट कैंसर में नॉर्मली वही लम्प्स बनते हैं। ठीक है, अब इसका कैंसर से बचने का सिंपल सा उपाय है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना, बाकी नो वन नोस अभी के लिए। ठीक है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपकी बनाई है सर्वावेक वैक्सीन। इसकी वैक्सीन पहले से अवेलेबल थी, ठीक है, यूएस में अवेलेबल थी, बट यूएस से लेके आके सबको देना तो काफी महंगा पड़ता हमें, तो हमने खुद से बनाया, अपना देसी वैक्सीन बनाया। और क्या हार्ट अटैक ना, हार्ट अटैक अच्छे लोगों को ही होगा। जान गया वैसा हार्ट अटैक आ जाता है, वैसा सही में सोए हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं, वो आता है, वो क्या होता है, देखो हार्ट अटैक सिंपल सा, हार्ट अटैक का आने का कारण क्या है। ये दो पोर्शन है, ठीक है, हार्ट के, ये कनेक्टेड है थ्रू अ वाल्व। ठीक है, अब आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर रखा है कि ये जो वाल्व है, ये वाल्व धीरे धीरे इसमें कचरा भर रखा है। इस पाइप का काम क्या था, खाने से, एक्सरसाइज ना करने से, स्मोकिंग करने से। ऑब्वियसली नहीं, एक्सरसाइज करने वालों का भी कारण है। एक्सरसाइज करने वाले, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो मैक्सिमम नोट करना, इसके पे कोई रिसर्च नहीं हो, लेकिन ये मैंने अपने जितने केसेस मुझे दिख रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तुम्हें जो लोगों की सुनने में आ रहा होगा ना कि ये जिम में जा रहे हैं और जिम में जिनकी डेथ हो रही है, अक्सर नोटिस करना वो कौन लोग हैं जिनका रूटीन फिक्स नहीं है, कभी भी एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। बॉडी का सर्कैडियन रिदम उन्होंने बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो एक कारण ये भी होगा, क्यों हमको कहा जाता है आज तक आपका जो आइडिया है कि भाई टाइम से सो टाइम से जगो, क्यों होता है, या एक्सरसाइज सुबह में करने की चीज, आपकी बॉडी का एक फंक्शनिंग का प्रोसेस है। आप उसी तरीके से इवॉल्व हुए हो, समझो इस चीज को। आप आज इवॉल्व नहीं हुए, आप ये सालों की मेहनत से इवॉल्व हुए हैं। आपकी बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस लाखों लाखों साल में होता है। आपकी बॉडी शुरू से, आपका नेचर कैसा है, आप फाइट करते हो, आप जो है चीजों के लिए आपको खाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, आप उसी तरीके से इवॉल्व हुए। अब आपने अपनी बॉडी को ला दिया पूरी तरीके से रेस्ट में, 100% रेस्ट में, कोई एक्टिविटी नहीं। तो कोई एक्टिविटी नहीं है तो आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एक तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी या फैट जो है वो एक्यूमुलेट होगा। अब क्या होता है, नॉर्मली जैसे गांव में लोगों को देखोगे, कुछ भी खा लेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि उनको मेहनत होती है। ठीक है, वो डेविल एक्टिविटी उनकी इतनी है तो उनको कोई असर, उनको बोलो 4 समोसा बोले 4 क्या 6 लेके आ, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 खा के देखो अभी। कारण क्या है, हमारी एक्टिविटीज कम हो गई, हमारी बॉडी की वो क्षमता नहीं बची है कि उन चीजों को वो डाइजेस्ट करता है अच्छे तरीके से। अब क्या होता है, अब जब खाना खा रहे हो, ये आपका जो लंग्स का ये इलाका है, ये धीरे धीरे ब्लॉक होता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें बढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू इसमें जो फैट्स हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं। अब ये क्या हुआ कि पंप करना इसका काम है, अब ये ब्लॉकेज हो रहा है। अब अचानक से कभी, जैसे मैंने बोला ना कि हार्ट बीट बढ़ेगी, अब क्यों कोई बात सुनाई मर गया, हुआ क्या, कोई बात सुनाई, अब वहां पे काफी ज्यादा ब्लड की जरूरत थी, ब्लड की जरूरत थी, अब इसने ब्लड पंप किया तेजी से, कोई बात सुनी, धक धक बढ़ा, धक धक बढ़ा, तो ये पंप करेगा ना ज्यादा तेजी से, पंप करेगा, यहाँ पे है ब्लॉकेज, ब्लड इसने ज्यादा फ्लो किया, पाइप क्या होगा, फटेगा कि नहीं फटेगा। वही कहानी हो गई यहाँ, सिंपल सी कहानी बता, सिंपल टर्म्स में। हाँ जी, वो वही वो ब्लॉकेज आपका 80% 90% पे था, पहुंच गया 100%। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, देखो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नहीं नहीं ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली मैं वो कहानी ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, बट मेजोरिटी जो आपका कारण है ना, वो आपका लाइफस्टाइल बन चुका है। आपकी हार्ट को आपने इतना ब्लॉक करके रखा है कि इट्स नॉट एबल टू डू इट्स एक्टिविटी।
हाँ 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 हाँ, ये ऑब्वियसली चीज हो रहा है, ऑब्वियसली चीज। इसका देखो, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं, फिक्स तरीका एक ही है, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाए, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाए, खाना अच्छा ले, स्ट्रेस कम ले, और एक्सरसाइज करते रहे, वॉकिंग करते रहे, यही सब एक्टिविटी आपको बचा सकती है। चाहे वो आप जितनी लाइफस्टाइल बीमारी है ना, उनको उनको बचने का कोई फिक्स कारण नहीं है। अब बच्चों में भी हो रहा है ना, डायबिटीज बच्चों में हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीजें हैं, लेकिन अब इससे बचने का क्या तरीका है, तो दैट्स द ओनली वे अभी अभी जो हमें पता है। बाकी हर केस अपने आप में यूनिक होता है, हर केस के कुछ पीछे कुछ कारण होगी। आप हो सकता है आप उसको अभी देख रहे हो, दैट पर्सन 10 साल पहले उनकी हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी कि 10 साल पहले इनका लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता, इनके खाने पे क्या कंट्रोल हुआ करता, इनके एक्टिविटी कंडीशन क्या हुआ करता, यू नीड टू नो दैट। तो हो सकता है कि उनका 90% ब्लॉकेज हो गया हो पहले ही, 10% चलना था, धीरे 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 काम चल रहा, हो गया किस दिन पूरा वो 90 से 100 पूरा हो गया, होगी कहानी खत्म। ठीक है, तो दैट्स कई तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक है जो आपके हाथ में है, कि आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाइए, खाने पे कंट्रोल रखिए, दैट्स द ओनली वे। अब चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी बीमारी, अभी के लिए आपका, और साथ में साथ शरीर का जो रिदम है, आप शरीर के रिदम को फॉलो कीजिए। शरीर का रिदम, कब जागना कब सोना, ये शरीर का अपना एक रिदम है। आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर आपकी हार्मोनल एक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है। हार्मोन गड़बड़ हुआ, जैसे सोने का चेंज करते हो ना आप, तो भाई हम कभी भी सोएंगे कभी भी जगेंगे, सिंपल सी बात है। जब आप सोते हो, लाइट जला के सोते हो, लाइट बंद करके सोते हो, दोनों में चीजें चेंज होती है, अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जिसके बारे में अभी हमें खुद नहीं पता, और वो आपको पता नहीं किस एक्टिविटी की वजह से रिलीज हो रही है, एक्सेस में रिलीज हो गई, गए ले गई आपको। तो कई कंडीशन यही है, तो इसीलिए कहा था कि भाई जो चलता आ रहा है, जो सर्कैडियन रिदम है, आप उसको फॉलो करो। ठीक है, सो ध्यान रखना, सर्वाइकल कैंसर आपका होता है इस वाले रीजन में, सर्विक्स वाले रीजन में। ठीक है, ये वाला रीजन है, सर्विक्स वाला रीजन। ठीक है, ये रीजन जो आपका, ये वेजाइना है, और ये जो है आपका, दिस इज द यूटेरस। ठीक है, जहां पे बच्चा आपका पलेगा, दिस इज द ओवरी, जहां पे आपका सेल्स, जो आपका एग सेल्स रिलीज होते हैं। तो और ये आपका वेजाइनल जो ट्यूब है, दिस इज द वेजाइनल ट्यूब। तो ये जो इसके बीच का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका स्पॉट जो है आपको पता, या साथ में एनल कैंसर भी हो सकता है, तो होता है। ठीक है, तो ये था आपका सर्वावैक। इसके अलावा एक टर्म आपको चला है मैक्रोफेजेस के बारे में, अभी हमें रिसेंटली आइडिया हुआ, रिसेंट स्टडी है ये। तो मैक्रोफेजेस के बारे में हमने बात करी थी व्हाइट ब्लड सेल में, कि टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल में मैक्रोफेजेस भी होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस को निगल के उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। साथ ही साथ ये आपको, दे ऑल्सो रिमूव द डेड सेल्स, बॉडी से डेड सेल को रिमूव करना, ये इनका काम होता है। यहाँ पे एक चीज देखा गया है कि जो मैक्रोफेजेस, सम सेनेसेंट मैक्रोफेजेस, सेनेसेंट मैक्रोफेजेस क्या है, कि सेनेसेंट यानी इनकी डेथ नहीं हुई है, ये मर नहीं रहे हैं। बॉडी में देखा गया कि कुछ मैक्रोफेजेस, जैसे इनका एक लाइफ साइकिल होगा ना, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है मैक्रोफेजेस, एक टाइम में बनेगा, अपना काम करेगा, करने के बाद एक टाइम के बाद इसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो रहा है कि दे डू नॉट डाई, दिस सेनेसेंट सेल्स डू नॉट डाई, ये मर नहीं रहे टाइम के साथ, बॉडी ने प्रोड्यूस तो किया, हाँ जी, डेवलप होते जाएंगे धीरे धीरे। ये क्या होंगे, ये दे विल बिल्ड अप एंड दे विल फॉर्म अ टिश्यू। इन्हीं सेल्स को, इन्हीं सेनेसेंट सेल्स को क्या कहा जा रहा है, जॉम्बी सेल्स, मर नहीं रहे ना जॉम्बी सेल्स। सिंपली आपसे पूछ लेगा भाई ये जॉम्बी सेल्स इसमें से किस पे देखा गया अभी रिसेंटली एक्टिविटी। ठीक है, तो मैक्रोफेजेज ये बन रहे हैं, और यही धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डेवलप होकर दे आर टेकिंग द फॉर्म ऑफ कैंसर। तो इवन एक टाइम में वो सोल्जर जो आपके बॉडी का को बचा रहा था, धीरे धीरे पता नहीं क्या उसमें चेंज आया, नाउ इट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ कैंसर। तो मैक्रोफेजेस, ये रिसेंट स्टडी कुछ ऐसा देखने को मिला। तो मैक्रोफेजेस टर्म याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल का वो पोर्शन जो कि क्या करता है, इट रिमूव्स जो भी आपको बाहर से जो चीजें आ गई हैं, या इवन द डेड सेल के जो पार्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी मैक्रोफेजेस करते हैं। या सेनेसेंट सेल क्या है, जॉम्बी सेल्स क्या है, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, सो दीज आर द नॉर्मल सेल्स, कुछ स्ट्रेस या डैमेज हुआ एंड नाउ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सेनेसेंट फॉर्म में चले गए। नाउ उसमें कुछ चेंज हुआ मॉलिक्यूलर लेवल पे, वी डोंट नो व्हाट चेंजेस हैव गॉन थ्रू, एंड इसमें अब इसकी डेथ नहीं हो रही, और ये धीरे 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 इस तरीके के सेल इकट्ठा होते गए जिनकी डेथ नहीं हो रही है, तो वो आपको ट्यूमर का ही रूप लेंगे, वो करेंगे क्या, ये 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 नहीं नहीं नहीं, ये क्लॉटिंग तो प्लेटलेट्स करते हैं ना,
बाहर निकल वो एक जालीनुमा बना देते हैं और उसको हाँ हाँ, वो ऑब्वियसली प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर, बट ये वो एक सेल है अपने आप में, ये तो सेल के ऑर्गेनेल्स है ना, ये तो सेल के इनसाइड की आप बात करो, वो खुद में एक सेल है, तो वो डिफरेंस है दोनों में, वो प्लेटलेट्स हो गए, ये सेल के पार्ट्स हो गए आपको। अच्छा, इसके बाद एक टर्म आपको सुनने मिलेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये टर्म क्या है, जैसे देखिए एक कहानी हमने देखी कि हमारी बॉडी में क्या होगा कि भाई वहीं से कोई एंटीबॉडी एंटीजन आया, एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन चीज आए, और फॉरेन चीज को लेकर के हमारी बॉडी ने एक इम्यून रिस्पॉन्स दिया, तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई। अब उस एंटीबॉडीज में बहुत सारी मिसाइल्स होंगी जो उसको टारगेट करने के लिए जा रही होंगी। तो एक तो एंटीबॉडीज समझो कि पहले है क्या, जब किसी चीज के, किसी इंफेक्शन के रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उसको काउंटर करने के लिए, दैट इज द एंटीबॉडीज। अब उस एंटीबॉडीज में आप अपनी सेना को भेज रहे हो, तो आपको अभी नहीं पता है कि सामने वाला दुश्मन क्या हथियार लेके आया हो, क्या लेके आया हो, तो आप क्या करोगे, बहुत सारी चीजों के साथ उसको भेजोगे, भाई ये भी हथियार लेके चले जाओ। तो एंटीबॉडीज में बहुत सारे चीजें हो सकती है, बहुत उसमें बहुत सारी तरीके की प्रोटीन्स हो सकती है। अब क्या होता है कि वैसे बहुत सारे जानवर भी ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन ह्यूमन को अब इन्फेक्ट करना शुरू करे, बट जानवरों को उसने पहले किया हो। तो अगर जानवरों को पहले किया होगा तो जानवरों में उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी पहले, राइट? उनको पता होगा कि इसके खिलाफ इम्यूनिटी कैसे डेवलप करने का है। आप क्या करोगे, क्योंकि उनके पास उसकी इम्यूनिटी पहले से डेवलप है, तो वो जो एंटीबॉडीज उनके ब्लड में होगा, आप उस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट कीजिए, और जब आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आप क्या कीजिए, आपको पता है कि इस दुश्मन को मारने के लिए सिंपल सा हथियार, क्योंकि वो पहले यूज किया है, जैसे एंटीबॉडी उसने भी बनाया होगा, पूरा का पूरा बनाया होगा, लेकिन उसमें से उसका कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जो कि जाके उसको एंटीजन को किल करेगा। तो आप पूरी की पूरी एंटीबॉडीज को ना ले जाइए, आप उसके किसी एक हिस्से को जो कि यूज होगा एंटीजन टारगेट को किल करने के लिए, आप उसको लेकर के जाओ, एंड दैट इज नोन एज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यानी कि पहली चीज ये ध्यान रखना, इन एंटीबॉडीज ये कहां से आप डिराइव कर रहे हो, ये आप अपनी बॉडी से नहीं डिराइव कर रहे, ये आप कहां से लेके आ रहे हो, ये आप आर्टिफिशियली लेके आ रहे हो। आप उस क्या करते हो कि आप पहले, जैसे देखो इसका प्रोसेस को समझो, ये प्रोसेस आप समझोगे तो काफी आसान हो जाएगा। एक चूहा है, आपको पता है कि इसके पास किसी खास इंफेक्शन के प्रति इसमें इम्यूनिटी पैदा हो सकती है। अब आपने इसको वो जो है आपको दिया, वो वायरस इसको दिया, इसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई, एंटीबॉडी ऑब्वियसली उसके काउंटर में डेवलप होगी, आपने उस एंटीबॉडी को क्या कर लिया, आप निकाल लिया आपने। और आपने लेने के बाद आप अपने क्या किए कि आप इसको लैब में कुछ सेल्स को ग्रो करोगे, क्योंकि आपको इसको मल्टीप्लाई करना, ये इसने तो एक या दो दिया ना, आपको चाहिए होगा उस प्रोटीन को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आपने कुछ लैब में कुछ सेल्स को ग्रो किया। अब उस सेल को ग्रो किया और उसको आपने क्या कर दिया, आपने उसको फ्यूज कर दिया इस एंटीबॉडी के साथ में। अब ये सेल आपका इस एंटीबॉडी को पहचानता है, वो समझ जाएगा कि भाई ये मेरा बॉडी का हिस्सा है, आपने उसको फ्यूज कर दिया। अब ये सेल फर्दर मल्टीप्लाई होंगे और बॉडी में आपका क्या होगा, बहुत सारे इस तरीके के सेल्स और प्रोड्यूस होंगे, वो सेल्स जिनके पास ये एंटीबॉडीज पहले से अवेलेबल है। अब इस एंटीबॉडीज में आपको पता है कि मुझे सारा का सारा हिस्सा नहीं चाहिए, ये एंटीबॉडी बना हुआ है, इसका सारा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे केवल ये एक भी मिल जाएगा, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि इनफ है किसी वायरस को किल करने के लिए। आपने क्या किया, इस पोर्शन को अलग कर लिया और इसको ले जाके क्या करोगे, ह्यूमंस में इंजेक्ट कर लो। तो जो आपको चाहिए था उस वायरस को किल करने के लिए, आपने उसको डेवलप किया। दिस इज व्हाट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि उसकी इम्यून सिस्टम पहले से डेवलप है, उसकी डेवलप्ड इम्यून में जो एंटीबॉडीज हैं, आप उसको यूज कर रहे हो और उसमें से अपने काम के जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, आप उसको आइसोलेट करके अपनी बॉडी में, दैट्स द बेसिक आइडिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसकी चर्चा कर क्यों रहे हम लोग, क्योंकि भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे एंटीबॉडीज खरीदे थे, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खरीदे। तो पहली चीज, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसी ना किसी जानवर से डिराइव किए गए हैं और इसको लैब में ग्रो किया गया, क्योंकि उससे तो आप एक दो सेल लेकर के आए हो, यहाँ पे आपने इसको क्या करा, आपने इसको लैब में ग्रो किया। और इसीलिए कई सारे कैंसर्स वगैरह में इसका यूज हो रहा है, इबोला में यूज हो रहा है, HIV वगैरह को ट्रीट करने में आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो ध्यान रखें। ठीक है, ये आपको काफी चर्चा का ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है,
तो इस तरीके के सेल है, आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप देखिए, ठीक है। सो ये रहा आपका। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज द हेला सेल्स। ये हेला काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हुआ ये था कि ये 1950s की बात है, और एक लेडी मिली, उन लेडी को ट्यूमर था, ठीक है, उनके ओवेरियन ट्यूमर था शायद, उनके ओवेरी में ट्यूमर था, या हाँ ओवेरी में, या वेजाइनल ट्यूमर था, जो भी एक ट्यूमर था उनमें। उस ट्यूमर, जब उनके ट्यूमर को स्टडी किया गया, वो ट्यूमर बड़े काम का था, उनके लिए मुश्किल था, बट उस ट्यूमर में जो सेल्स थे, उस सेल्स की एक बड़ी खासियत थी। खासियत ये थी कि जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स एक नंबर ऑफ डिविजन्स करेंगे, और नंबर ऑफ डिविजन्स के बाद क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, हम भी वही करते हैं, हम पैदा हुए, कुछ बच्चे पैदा करेंगे एंड देन हमारी डेथ हो जाएगी। सेल भी यही करते हैं, एक सेल हुआ, एक सेल, एक से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, उसके बाद उसकी क्षमता खत्म, इट विल स्टार्ट डाइंग। लेकिन इन मोहतरमा के पास जो इनके ट्यूमर में कुछ चेंजेस हो गए थे, और उस चेंजेस की वजह से इनके वो ट्यूमर के जो सेल्स थे, उसमें ये क्षमता आ गई थी कि दे विल नॉट डाई। ठीक है, तो इसको लेकर के आपका एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है, हेनरिटा लैक्स इमोर्टल सेल्स। ठीक है, तो इनका नाम था हेनरिटा लैक्स, और इन्हीं के नाम से निकाला गया है हेला। ठीक है, तो हेला सेल्स इसको कहा गया। इनके बॉडी में इनके ट्यूमर से इन सेल्स को निकाला गया है, और ये सेल्स की खासियत यह है कि इन सेल्स की डेथ नहीं होती, ये इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, डिविजन्स कर सकते हैं विदाउट टाइम। तो ये हेला सेल्स, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसको क्यों यूज किया जाता है, फॉर द क्लोनिंग पर्पस। क्लोनिंग में क्या कहता है, सेल्स को डिवीजन कराया जाता है इनसाइड द लैब। अब इनको आपको पता है कि किसी का भी सेल लेके आओगे तो एक लिमिटेड टाइम तक क्लोनिंग के लिए यूज कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डेथ हो जाएगी उसकी। यहाँ पे क्या होगा कि इनके सेल में क्योंकि म्यूटेशन हो गया है, तो ये इट कैन कीप मल्टीप्लाइंग, इसकी डेथ नहीं होगी। तो आप क्या करोगे कि ह्यूमन सेल, यहाँ पे इनका क्या होगा कि इनके सेल्स को आप जितना चाहे उतना फर्दर आप यूज कर सकते हो। तो आपको रेडिएशन टेस्टिंग करनी है, दवाओं का इफेक्ट टेस्ट करना है, जितने टेस्ट करने हैं, आप कहां से सेल्स लेके आते रहोगे, लेके आओगे 10 दिन में खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इनके सेल्स को यूज किया जाता है आज भी, 1950s में एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो आज भी यूज किया जा रहा है फॉर द टेस्टिंग एंड अदर पर्पसेस। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो हेला सेल्स अपने आप में ये है क्या, कुछ नहीं, एक इंसान से निकाला हुआ वो सेल जिसकी डेथ नहीं होती। आई डोंट नो, इसका मतलब कोई फिक्स आइडिया नहीं है। इसका लेकर देखे, देखो हमारे बूढ़े होने की प्रक्रिया, हमारे डेथ होने की प्रक्रिया, इस पर लेकर के बहुत डिबेट है, ये हो कैसे रहा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आपके जैसे बहुत सारे अलग अलग जगहों से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एक्टिविटीज प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोडक्शन धीरे धीरे आपका कम होता है। सेल के डिवीजन की भी हमने बात करी, एक स्पेसिफिक साइकिल के बाद धीरे धीरे की पावर खत्म होगी, ये भी कम होगी। तो बूढ़े होने के कई कई कारण हैं, एक बहुत सारे फैक्टर जो बायोलॉजिकली है। ठीक है, एक फैक्टर है आत्मा वाला है आपका, ठीक है, कि धीरे धीरे जो है आपकी बॉडी वो खत्म हो रही है। तो हेला सेल्स नाम सिंपली ध्यान रखो। आज देखो आपको बहुत सारी मैंने बस कीवर्ड्स बताई हैं और कुछ नहीं बताया है, और एक क्लास लूंगा, बाकी जो कुछ थोड़े बहुत कीवर्ड्स बचे हुए हैं, कुछ डिजीज की चर्चा रही है, जैसे चंडीपुरा वायरस का नाम सुना, नहीं सुना? अभी ये कुछ दिन पहले फैला था गुजरात में, चंडीपुरा वायरस। तो इस तरीके के जो कॉमनली लोगों ने पिक नहीं किए, लेकिन मुझे एग्जाम वाले जनरली वही उठाते हैं, जो नॉर्मली लोग पिक नहीं करेंगे वो उठाते हैं। चंडीपुरा वायरस गुजरात में फैला था कुछ दिन पहले, 3-4 महीने हो रहे हैं, 3-4 महीने भी नहीं हो रहे हैं, आई थिंक जुलाई की घटना है ये, और वहां पे 3-4 बच्चों की डेथ हुई थी उसमें, तो थोड़ा सा न्यूज में आया था। ये छोटे छोटे बाबू पूछ लेगा भाई चंडीपुरा वायरस क्या है या क्या कहा आपने सुना। तो इस तरीके के और कुछ कीवर्ड्स जो रहे हैं वो मैं आपको करा दूंगा, फिर आपकी जो है ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है।